साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.1। 0.1 किसकी प्रोबेबिलिटी है? दोनों का मतलब इसमें भी हो रहा है एंड का मतलब साथ साथ, तो ये वाला साइन एंड होता है, एंड बी। इसे कहते हैं ए में भी पास हो रहा है साथ साथ बी में भी पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखे? 0.1। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन इंग्लिश, इंग्लिश को हमने ए लिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी की ही पासिस इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 0.75। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही पासिस द हिंदी एग्जाम? हिंदी एग्जाम, हिंदी वाले को बी लिया हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी की, कौन सी प्रोबेबिलिटी है ये? ए का मतलब इंग्लिश में भी पास हो रहा है साथ साथ हिंदी में भी, दोनों सब्जेक्ट में एक साथ पास हो रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। प्रोबेबिलिटी ही पासिस इन इंग्लिश इज 0.75। इंग्लिश का मतलब इंग्लिश में कब कब पास हो रहा है? या तो फर्स्ट में पास हो रहे हैं इंग्लिश में, नहीं तो थर्ड में। तो प्रोबेबिलिटी ही पासिस इन इंग्लिश, इसका मतलब ये और ये मिलाकर इन दोनों का टोटल आंसर क्या है? 0.75। और प्रोबेबिलिटी की ही पासिस इन हिंदी निकालना है। और एक और दे रखा है, एक चीज और दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ही पासिस इन नाइदर। नाइदर का मतलब इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, ए के ऊपर डैश लगा दो, डैश का मतलब ए में पास नहीं हो रहा, साथ साथ एज वेल एज बी में भी पास नहीं हो रहा, दैट इज गिवन 0.51। सर वो 0.5 है। 0.5। अब देखो ये टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर ये 4 ही केस बनते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ये किसकी प्रोबेबिलिटी है भाई? वो इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, ये वाला केस, साथ साथ हिंदी में भी पास नहीं हो रहा एज वेल एज हिंदी में भी, इसका आंसर दे रखा है 0.1। हम कहते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से अगर इस 0.1 को हटा दे तो क्या बचा? 0.9। किसका आंसर बचा? 0.9। बाकी फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी, है ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। उसमें से ये वाला केस 0.1 है, इसका आंसर ये हटा दे तो क्या बचा? 0.9। किसका आंसर बचा? 0.9। इसका भी और इसका भी, इन तीनों के आंसर को मिला दें तो उसे यूनियन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? 0.9 क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 0.9। अब बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वो इंग्लिश में पास हो रहा है, पता है? 0.75। प्रोबेबिलिटी की वो हिंदी में पास हो रहा है, नहीं पता, वो फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी की ही पासिस इन हिंदी फाइंड करना है। यूनियन का मतलब क्या हुआ? इन तीनों का जो आंसर है, इसको हटा दिया 0.1 को तो ये 0.9। इसका मतलब क्या है? वो इंग्लिश में भी पास हो रहा है साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है, दोनों में पास हो रहा है। ये वाला दे रखा है 0.5। क्या दे रखा है इसका आंसर? तो निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी का मतलब कि वो हिंदी में पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो, 0.65 या 65% चांस है कि वो हिंदी में पास हो जाए। आगे समझिए, तो अभी आपको तो क्लियर हो गई। आपको आगे समझ? आपका नाम क्या श्रेय है? अब बताओ क्या गिवन है? किसी को एग्जाम देना है इंग्लिश का और हिंदी का, ध्यान समझना तरुण, आपकी कंसंट्रेशन कम है बहुत। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है? मान लो कोई 2 एग्जाम दे रहे हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज? इंग्लिश में पास हो जाए हिंदी में ना हो, हिंदी में पास हो जाए इंग्लिश में ना हो, इसमें भी पास हो जाए साथ साथ इसमें भी पास हो जाए, इसमें भी ना हो इसमें भी ना हो। इसकी टोटल 4 केसेस बनते हैं। हम कह रहे हैं और कोई सिचुएशन बन ही नहीं सकती और कुछ सोच ही नहीं सकते, ये 4 ही केस हो सकते हैं, इसलिए इन सबका टोटल आंसर होता है 100%। 1 होता है। क्या होता है टोटल प्रोबेबिलिटी? इसमें दे रखे, मान लो वो इंग्लिश में पास हो रहा है तो उस चीज़ को हम ए इवेंट कह रहे हैं। क्या कहते हैं उसको? इवेंट ए। कोई पूछे ए इवेंट, हम कहेंगे अगर वो इंग्लिश से पास हो रहा है तो कह रहे हैं ए हो रहा है, अगर इंग्लिश से फेल हो रहा है तो ए नोट है। अगर वो हिंदी में पास हो उस सिचुएशन को, उस इवेंट को हम बी इवेंट से डिनोट करते हैं ना। अब क्वेश्चन में गिवन है कि वो इंग्लिश में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0. प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। किस में पास हो रहा है वो? इंग्लिश में, तो ए, साथ साथ हिंदी दोनों में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी दोनों में पास हो रहे हैं, इसमें भी एंड इसमें भी। एंड का मतलब ये वाला होता है,
जब भी एंड लग जाए इसका मतलब ए भी हो रहा है, ए का मतलब इंग्लिश में भी पास हो रहा है, साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। 0.5 कहते हैं 50% चांस है कि वो दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाए। ठीक है, उसने 2 एग्जाम दिए इंग्लिश और हिंदी, 50% चांस है कि वो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हो जाए, और इंग्लिश में पास होने के चांस है उसके 0.75। प्रोबेबिलिटी की ही पासेज इन इंग्लिश, इंग्लिश वाले को हमने ए इवेंट लिया है, तो ए में इंग्लिश में वो पास हो जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.75। प्रोबेबिलिटी ही पासेज इन नाइदर, नीदर का मतलब इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, ए नॉट, साथ साथ एज वेल एज क्या बी नॉट, इसे क्या कहेंगे, वो इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, साथ साथ हिंदी में भी पास नहीं हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.1। तो 0.1 किसकी प्रोबेबिलिटी है सर कि वो इंग्लिश में भी पास कि वो इंग्लिश में भी पास नहीं हो रहा, साथ साथ हिंदी के में भी पास नहीं हो रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.1 है ना। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से अगर इसका आंसर 0.1 है तो इन तीनों का जो आंसर मिलाकर जो टोटल आंसर बना वो 0.9। इन तीनों के आंसर को कह रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं ना, या तो ए में पास हो रहे हैं, नहीं तो बी में हो रहा है, नहीं तो दोनों में। तो इनको क्या कहेंगे इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों के आंसर को हम यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, या क्या कह सकते हैं यूनियन को क्या कहते हैं और भी कहते हैं, या क्या कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट में, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया 0.9। तो ये किसका आंसर होगा 0.9 इन तीनों का, तो इसे क्या कहेंगे ए यूनियन बी। ये कैसे निकलेगा यूनियन बी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 में से इस आंसर का क्या है, इसका आंसर वो हटा दिया तो क्या बचा 0.9 यूनियन का आंसर आ गया। तो बेसिक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन हिंदी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का मतलब इसे क्या कहेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन इंग्लिश वो दे रखा है 0.7, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन हिंदी वो फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन हिंदी। ये कौन सा यूनियन, इन तीनों का जो आंसर है उसे यूनियन कहते हैं, वो निकाल चुके कि 0.9। इसका मतलब क्या है, ही पासेस इन इंग्लिश एज वेल एज, ऐसा हो रहा है कि वो इंग्लिश में पास हो रहा है, साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है। ये वाला जो आंसर है ये दे रखा है कितना 0.5, तो ये निकल जाएगा प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन हिंदी। क्या होगा इसका आंसर बताओ 1.65। तो 65% चांस है इस चीज़ के, किस चीज़ के, बी के। बी का मतलब वो हिंदी में पास हो सकता है, उसके चांस क्या है 65%। इंग्लिश में पास होने के वो 75% होता है। ये 10% चांस है कि वो दोनों में फेल हो जाए ना, दोनों में फेल हो सकता है, उसके चांस क्या है 10%। दोनों में भी पास हो सकता है, उसके चांस क्या है 50%। समझ आपको आगे समझ क्या गिवन है, ए स्टूडेंट इज अपीयरिंग फॉर 2 सब्जेक्ट्स। कौन कौन से 2 सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश और दूसरा क्या है हिंदी। क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, इंग्लिश में पास हो जाए हिंदी में ना हो, हिंदी में पास हो जाए इंग्लिश में ना हो, दोनों में पास हो सकता है, दोनों में भी फेल हो सकता है। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। स्टेटमेंट में क्या क्या गिवन है बताओ, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। बोथ का मतलब मान लो इस इवेंट को क्या लेते हैं हम ए, इस इवेंट को बी। अब प्रोबेबिलिटी की वो दोनों में पास हो रहे हैं, इंग्लिश में भी साथ साथ हिंदी में भी। ये वाला जो आंसर है ना क्या कहेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन इंग्लिश एज वेल एज साथ साथ एंड हिंदी में भी पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। कहने का मतलब इसका जो आंसर है 0.5 है इसका। प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन इंग्लिश, इंग्लिश में पास हो रहा है तो ए, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन इंग्लिश दैट इज इक्वल टू 0.75। प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन नीदर, नीदर का मतलब इंग्लिश में नहीं हो रहा, साथ साथ हिंदी में भी नहीं हो रहा। प्रोबेबिलिटी की वो इंग्लिश में तो पास नहीं हो रहा, उसके साथ साथ एंड हिंदी में भी नहीं पास हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.1। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ही पासेस इन हिंदी, हिंदी का मतलब बी की जो प्रोबेबिलिटी है फाइंड करना है। अगर हम बेसिक फॉर्मूला लिख लें यहाँ पर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। इसमें ये फाइंड करना है हमको, ये हमको पता है, ये भी पता है। सबसे पहले ये निकालना है किसी तरह। ये कैसे आएगा यूनियन, किसे कहते हैं यूनियन,
सेकंड और थर्ड के आंसर को क्या कह रहे हैं कि वो कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट्स में पास हो रहा है, 2 सब्जेक्ट्स में। इन तीनों के आंसर को क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन का मतलब ये क्या है? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है अभी? 0.1। ये 0.1 किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है? कि वो इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, साथ साथ हिंदी में भी नहीं हो रहा। इसका आंसर 0.1 है। अगर पूरे 1 में से 0.1 हटा दे तो इन तीनों का आंसर क्या बचेगा? 0.9। ये क्या है भाई? प्रोबेबिलिटी पासेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में पास हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है कि इंग्लिश में पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.75। प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन हिंदी, वो नहीं पता, फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन। यूनियन का मतलब दोनों नहीं, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट्स। यूनियन का मतलब क्या होता है? इंग्लिश और हिंदी। और में ये भी आएगा, इंग्लिश में पास हो रहा है या हिंदी में या दोनों में, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं हम? यूनियन। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.9। इसे क्या कहेंगे? वो दोनों चीज में, इंग्लिश में पास हो रहा है, साथ साथ हिंदी में भी, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.5। इसके सम में से इसको माइनस कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब वो हिंदी में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.65। सबको आगे समझिए। अब बताओ क्या गिवन है? इंग्लिश दो सब्जेक्ट्स हैं, एक तो इंग्लिश है और दूसरा क्या है? हिंदी। वो इंग्लिश में पास हो सकता है, हिंदी में नहीं। हिंदी में पास हो, इसमें नहीं, दोनों में, और नन ऑफ द 2। फर्स्ट क्या क्या गिवन है उन्होंने? कि प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन बोथ द एग्जाम्स। बोथ का मतलब पहले इंग्लिश इवन को क्या ले रहे हैं हम? ए इवन। हिंदी में पास हो रहा है तो बी इवन। प्रोबेबिलिटी की दोनों में पास हो रहे हैं, ये वाला आंसर क्या कहेंगे इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इंग्लिश में पास हो रहा है, साथ साथ तो एज वेल एज या एंड हिंदी में भी पास हो रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखे 0.5। इंग्लिश में पास हो रहा है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। इंग्लिश का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए का मतलब कि ही इज पासिंग इन इंग्लिश, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.75। प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन नाइदर, नाइदर का मतलब ये वाला, नाइदर का मतलब इंग्लिश में पास नहीं हो रहा, एंड साथ साथ बी में भी पास नहीं हो रहा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी? कि वो हिंदी में पास हो रहा है, बी, बी की प्रोबेबिलिटी क्या है निकालना है। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला लिखो, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मतलब उसका? इंग्लिश में पास हो रहे दे रखा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.7। प्रोबेबिलिटी वो हिंदी में पास हो रहे नहीं पता, फाइंड करना है। अब ये नहीं पता हमको, बताओ कैसे निकालेंगे? 0.1 किस चीज की प्रोबेबिलिटी है? दोनों में पास नहीं हो रहा, साथ साथ हिंदी में भी पास नहीं हो रहा, इसका आंसर क्या है? 0.1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से अगर 0.1 माइनस करें तो 0.9 बचा। किसका आंसर बचा? वो 1, 2 और 3। इन तीनों का जो टोटल कंबाइंड आंसर है उससे 0.9। क्या कहते हैं इन तीनों के कंबाइंड आंसर को? प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन बी। अब इसकी वैल्यू पता चल गई हमको, यहाँ पर क्या रखेंगे इसकी जगह? इसे क्या रीड करेंगे? 0.5 है क्या चीज़ है? इंग्लिश में भी पास हो रहा है, साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है, दोनों सब्जेक्ट में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5 है। 0.5 वाज द प्रोबेबिलिटी कि वो इंग्लिश में भी पास हो रहा है, साथ साथ हिंदी में भी पास हो रहा है, 0.5। इसको इसके सम में से इसको माइनस कर दे तो क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मींस वो हिंदी में पास हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 0.65। पक्का ना सब कुछ? Next, in an entrance test that is graded on the basis of 2 exams, the probability of a randomly chosen student passing the first exam, 2 एग्जाम है, फर्स्ट और सेकंड, यही सिचुएशन बनेगी। मैं एग्जाम दे रहा है, क्या बताओ? फर्स्ट में पास हो, सेकंड में ना हो, सेकंड में हो जाए, फर्स्ट में ना हो, दोनों में भी पास हो सकता है, दोनों में भी फेल हो सकता है, और कुछ बनेगा ही नहीं है ना। तो इसका टोटल आंसर क्या होगा? इन चारों का जो टोटल आंसर है वो क्या हो गया? 100% 1 होता है। मान लो फर्स्ट एग्जाम में पास हो रहे हैं, उसको क्या कहते हैं हम? ए इवेंट। सेकंड एग्जाम में पास हो रहे हैं, उसे क्या कह रहे हैं? बी इवेंट। द प्रोबेबिलिटी इन पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, क्या मतलब? प्रोबेबिलिटी कि वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो रहा है, इसका मतलब ए, दैट इज गिवन 0.8।
प्रोबेबिलिटी ही इज पासिंग इन द सेकंड एग्जाम, सेकंड एग्जाम में पास हो रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 0.7. द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, उसका मतलब क्या होगा? यूनियन, यूनियन को ही कहते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हो। कहाँ पर कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हो रहा है? या तो फर्स्ट केस में या सेकंड में या थर्ड में, इन तीनों केस में कम से कम वो एक सब्जेक्ट में तो पास हो रहा है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो ए और बी, एटलीस्ट का मतलब यूनियन, कि या तो इसमें या इसमें या दोनों में, एटलीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम, दैट इज आल्सो गिवन 0.95. इज इट पॉसिबल दैट ही पासेस इन बोथ द एग्जाम्स? हो सकता है ऐसा? तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। किसकी प्रोबेबिलिटी? दोनों एग्जाम में पास हो रहा है। प्रोबेबिलिटी की वो इंग्लिश में पास, फर्स्ट में पास हो रहा है, सेकंड में भी पास हो रहा है, एज एंड इसमें भी पास हो रहा है, साथ साथ दोनों में पास हो रहा है। ही इज पासिंग इन बोथ द सब्जेक्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी। ये तो कुछ है नहीं, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब कि वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो रहे हैं 0.8, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, सेकंड एग्जाम में पास होने की 0.7, एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.95. ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन बोथ द सब्जेक्ट्स ही निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन बोथ द सब्जेक्ट? इसको इसमें से माइनस करें तो 1 हो जाएगा। ठीक है, क्या कि मैंने दो एग्जाम से फर्स्ट और सेकंड, अगर वो फर्स्ट में पास हो रहे क्या कह रहे हैं उसको? ए कह रहे हैं इवेंट। बी इवेंट किसको कह रहे हैं? जो सेकंड, अगर वो सेकंड में पास हो जाए तो उसे क्या कह रहे हैं? बी। क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, वो फर्स्ट एग्जाम ए इसको पास कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.8. प्रोबेबिलिटी की ही पासिस द सेकंड एग्जाम में पास करने की प्रोबेबिलिटी 0.7. प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट्स, किसके? एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ द टू, तो ए यूनियन बी का मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट इज 0.95. फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि ही पासिस इन बोथ द सब्जेक्ट्स, बोथ का मतलब ए इंटरसेक्शन, कि वो ए में पास हो रहा है, फर्स्ट में भी पास हो रहा है, सेकंड में भी पास, दोनों में पास हो रहा है, तो एंड आएगा ना। क्या बाकी फॉर्मूला लगा दो? कौन सा फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी इन द फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी इन द सेकंड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी की वो फर्स्ट एग्जाम में पास हो 0.8, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन द सेकंड एग्जाम, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन एटलीस्ट वन ऑफ द टू सब्जेक्ट, प्रोबेबिलिटी ही पासेस इन बोथ। बस इसमें से इनको माइनस कर दो 1 से। ये तो डायरेक्ट ही था क्वेश्चन। इन ए क्लास 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स, या तो किसी बच्चे के पास मैथ है, नहीं तो बायो, यही दो सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या हो सकते हैं उसके पास? क्या पता उस बच्चे के पास मैथ्स हो बायो ना हो, या बायो हो मैथ्स ना हो, ऐसा हो दोनों सब्जेक्ट हो, कोई भी ना हो, और कुछ बन ही नहीं सकता ना। 40% ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर हैविंग मैथ्स। अगर किसी के पास मैथ्स है, मान लो उसको हम कह रहे हैं ए इवेंट, इसको क्या कह रहे हैं? बी इवेंट। 40% स्टूडेंट के पास मैथ्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो गया? 40%, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, तो क्या हो गया? 0.4. 10% स्टडी बोथ मैथ एंड बायो, बोथ का मतलब दोनों हैं उसके पास। 10%, 10 आउट ऑफ 100 ऐसे जिनके पास दोनों चीज़ है, मैथ भी है तो ए भी है, साथ साथ बायो भी है, ए एंड बी है ना, दोनों चीज़ है, ये भी है साथ साथ ये भी है, ए एंड बी। वो कितने हैं? 10%, 10 आउट ऑफ 100 वी कैन से 0.1. इफ ए स्टूडेंट इज सेलेक्टेड और at random, what is the probability he will study math or bio? 30% के पास बायो है, बायो किसके पास है? 30%, तो probability of B बायो की 30%, 30 out of 100 0.3. If one student is selected at random, what is the probability he is studying at least one of the two subject? At least one of the two. At least का मतलब A और B का यूनियन क्या होगा ये फाइंड करना है। बस फॉर्मूला लगा लो, कुछ करना है। वैसे ये रखा है 30% के 40% स्टूडेंट के पास क्या है? मैथ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 40 आउट ऑफ 100
बायो कितने के पास है 30%, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये है, और ये किसके पास है 10% क्या है, दोनों चीजें ए बी साथ साथ बी बी, बस बेसिक फॉर्मूला लिखोगे आप सब। नेक्स्ट चलिए ये वाले कर लेते हैं, इससे रिलेटेड सारे। So what if she was 5 or 9? एक ही टाइप कर रहे हैं, जो एक टाइप। द प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, वो दो टाइप के कॉन्टैक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट और प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट। मान लो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट और प्लम्बिंग, क्या क्या हो सकता है, उसको इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मिल जाए प्लम्बिंग ना मिले, उसको प्लम्बिंग मिल जाए इलेक्ट्रिक ना मिले, दोनों मिल जाए दोनों ना मिले, यही हो सकता है ना। प्रोबेबिलिटी दैट ही, मान लो इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मिल रहा है, उसको क्या कहेंगे, कुछ छोड़ दो। अगर उसको इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट मिल रहा है उसको हम ए इवेंट कह रहे हैं, प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट मिल रहा है तो क्या कह रहे हैं, बी इवेंट। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट इज 2/5, 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट, तो ए हो गया ना। देखो क्लियर है, 2/5 क्या प्रोबेबिलिटी है कि ही विल गेट इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट व्हिच वी हैव ऑलरेडी टेकन एज ए। 3/5 इज द प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट मिल सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7। किसकी प्रोबेबिलिटी है 4/7? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की ही विल गेट प्लम्बिंग कॉन्टैक्ट। एंड 2/3 is the probability of getting at least one of the two contact, at least one of the two, तो A union B वो दे रखा है 2/3। Is it possible that he will get both the contract? ये वाला केस पूछो, कैसा हो सकता है? Probability he will get electric contact as well as साथ साथ उसको plumbing दोनों contact मिल जाए, इसकी probability निकालनी। कुछ करना है वैसे फॉर्मूला PA plus PB is equal to PA union B plus intersection. Also? Yes, sir. Next. Two dice are tossed together. अगर हम मान लो दो डाइस को टॉस करते हैं, कितने केसेस बनते हैं टोटल? 36 केसेस। अगर मान लो लिखना पड़े तो क्या लिखोगे? 1 1 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 4 1 5 1 6। यही बनेगा ना, इनके सिवा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब भी दो डाइस को थ्रो करें इन्हीं में से कुछ आएगा, इनके सिवा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो these are the 36 cases which are possible whenever two dice are thrown together. ठीक है, two dice are thrown together. Find the probability of a doublet or a total of 6. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? डबलेट और ए टोटल ऑफ 6। तो दो केस ले लो, एक तो डबलेट और दूसरा टोटल ऑफ 6। क्या क्या हो सकता है? डबलेट हो, अगर डाई थ्रो करें क्या पता डबलेट हो टोटल ऑफ 6 ना हो, क्या पता टोटल ऑफ 6 और डबलेट ना हो, ऐसा हो ये भी हो ये भी हो और दोनों ना हो, और तो कुछ बनेगा नहीं। मान लो उसको डबलेट आ सकता है तो उसे ए कहेंगे, उसको टोटल ऑफ 6 आ सकता है उसको क्या कहेंगे? बी। तो इनमें से ए कौन से? जब भी डबलेट दिख रहा है वो सारे ए मार्क कर दो। तो ए में क्या क्या चीज आएगा? एक तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इनमें से ये 6 तो डबलेट है, तो डबलेट आ सकता है। इसको सीधा नहीं कर सकते, वो फॉर्मूले से ही करना है, गलत कर देंगे सीधा करोगे तो। वैसे देख के बता सकते लेकिन अलाउड नहीं करना प्रॉब्लम। ये 1 मार्क 1 लाइनर क्वेश्चन, 1 मार्क बिल्कुल 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, मिलेंगे आपको आधा नंबर, आंसर चाहे ठीक हो। प्रॉपर वे में करना है जैसे ही करते हैं। बताओ क्या करना है? क्या उसको डबलेट आ सकता है? कितने केसेस है डबलेट वाले? 6। तो क्या लिखेंगे? 6 क्या है? 6 केसेस है आउट ऑफ 36। इन 36 6 प्रोबेबिलिटी नहीं है, 6 केसेस है आउट ऑफ 36। वो ए की प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डबलेट आने के चांस क्या है? 6 केसेस है आउट ऑफ 36 लिख दो 6। और बी का मतलब क्या है? क्या ऐसे केसेस छांटते हैं जब टोटल ऑफ 6 आ जाए, उसको इसमें डाल दो। बी में 1 5 5 1 2 4 4 2 और 3 3,
इनके सिवा तो टोटल 6 किसी में नहीं आ रहा ना। टोटल 6 वाले भी केसेस हैं, 5 हैं। कितने? 5 आउट ऑफ टोटल 36। तो टोटल ऑफ 6 को बी लिया तो बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो गया? 5 के सारे बी में आउट ऑफ 36। क्या निकालना है हमको? डबलेट। डबलेट को क्या लिया हुआ है हमने? ए। और टोटल ऑफ 6 को बी लिया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालना है ना। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ आइदर ए डबलेट और ए टोटल ऑफ 6। डबलेट को हमने क्या एज्यूम कर रखा है? ए। टोटल ऑफ 6 आ रहा है तो इसको बी। तो ए और बी निकालना है, और कोई तो यूनियन कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। बेसिक फॉर्मूला याद है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसे क्या कहेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। ये लिख पढ़ रहा हूँ, डबलेट आ सकता है। हाँ, क्या चांस है डबलेट आने के? 6 केसेस में आ रहा है आउट ऑफ 36। बी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल ऑफ 6, 5 केसेस में आ रहा है आउट ऑफ 36। ये क्या चीज है? दोनों। ये का मतलब डबलेट निकालना है और टोटल ऑफ 6। डबलेट और ए टोटल ऑफ 6 ये नहीं पता है, फाइंड करना है। तो एज इट इज इस चीज को क्या पढ़ोगे आप? या तो डबलेट आ रहा है, नहीं दोनों आ रहे हैं। दोनों चीज ए बी साथ साथ बी भी एक साथ हो रहे हैं, ए और बी हो रहे हैं। इसे कहते हैं कॉमन भी कह सकते हैं। ये ए है, ये बी है, क्या कुछ कॉमन है? हाँ, 3 कॉमन है इसमें भी और तो कुछ कॉमन नहीं है। तो कॉमन सिर्फ एक एलिमेंट है आउट ऑफ 36। तो कॉमन चीज हो सकती है, उसके चांस क्या है? 1 आउट ऑफ 36 आ जाएगा इसका आंसर। 11/36 में से 1/36 तो 10/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। क्या करें इसको? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट और ए टोटल ऑफ 6 उसकी प्रोबेबिलिटी आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे में कैंसिल मत करा करो, सबका एलसीएम 36 आएगा, प्लस माइनस करना आसान हो जाता है ना। कैंसिल करोगे मान लो फिर 1/6 फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, अपॉन 36 रहने दो सब। जाएगा सबको समझ? क्या गिवन है? 2 डाइस को थ्रो करा। अगर मान लो 2 डाइस को थ्रो करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई? ये 36 केसेस बनेंगे, कोई कहे इसके सिवा हम कह रहे एक भी नहीं बन सकता इसके सिवा कोई भी, है ना। कोई हमने मिस भी नहीं किया ना, हमने कोई मिस किया ना एक्स्ट्रा लिखा, तो ठीक है। टोटल 36 केसेस। उन्होंने क्या कहा है? फाइंड, ये क्वेश्चन मार्क है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। किस चीज की प्रोबेबिलिटी? गेटिंग ए डबलेट और ए टोटल ऑफ 6। डबलेट और ए टोटल ऑफ 6। तो क्या करेंगे? मान लो डबलेट आ सकते हैं, डबलेट को क्या लिया हमने? ए। टोटल ऑफ 6 को बी लिया। तो प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है? इसकी, ए की और बी की। और को हम क्या समझते हैं? यूनियन। ये निकालना है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या? डबलेट आ सकता है। हाँ, कितने केसेस में डबलेट आ रहा है? 6 केसेस में आ रहा है आउट ऑफ टोटल तो 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब टोटल ऑफ 6 आ रहा है, टोटल ऑफ 6 5 में, इनके सिवा नहीं आ रहा किसी में, तो 5 केसेस है आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब क्या है? ए का मतलब डबलेट भी आए साथ साथ टोटल 6 भी आए, ऐसा इसी में है। इसमें डबलेट भी आ रहा है, टोटल ऑफ 6 भी आ रहा है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। एंड का मतलब होता है कॉमन। ये ए वाले केसेस हैं, ये बी वाले, इनमें कॉमन है 1 आउट ऑफ टोटल में 36। तो 1 कॉमन है आउट ऑफ टोटल 36। क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब डबलेट और का मतलब यूनियन, ए टोटल ऑफ 6 निकल जाएगा, फॉर्मूले में डाल दो, आ जाएगा ना आंसर। इसकी वैल्यू निकालना है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। डबलेट वाले 6 केसेस हैं आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट और ए टोटल ऑफ 6 ये फाइंड करें। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ डबलेट भी एज वेल एज 6 भी 36। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10/36। तो 5/8। एग्जाम में सारे 36 केसेस बनाने हैं। नहीं, ये तो समझने के लिए है। सब शो नहीं कर पता नहीं चलेगा हैं? हम अगर नहीं बनाने पड़ेगा, पता नहीं चलेगा। सर हम टेबल शो नहीं, डबलेट का तो पता है, डबलेट तो 6 केसेस ये है। तो समझ में आ गया। दूसरा आपने टेबल बनाया। सम ऑफ 6 तो वैसे ही होंगे 1 5। सम ऑफ 7 क्या होता है? 2 5 5 2 3 4 4 3 1 6 6 1। वो तो वैसे ही देख लो, है ना। अब बताओ क्या गिवन है? 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो करा तो क्या होगा? ये आउटकम आ सकते हैं, 36 केसेस होंगे। इसमें से एक इसको लेवल करना है, जब भी डबलेट आए तो उसको हम ए मार्क कर देंगे।
तो इसमें ए क्या होंगे, सिर्फ 6 केसेस पर ए लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6, और तो कोई डबलेट नहीं है, तो इस केस को हम ए कह रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं बी मार्क कर दो, किसको बी मार्क कर दो, जब टोटल ऑफ 6 आए तो हम कहेंगे ऐसे ये 5 केसेस है जिस पर बी लिखा पाएगा। क्यों बी लिखा गया है, क्योंकि ये 5 ही केसेस में टोटल ऑफ 6 आता है, इसको हमने बी लिया। तो प्रोबेबिलिटी कौन सी फाइंड करना है हमको, ए और बी, और का क्या कहते हैं हम, यूनियन, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब डबलेट, डबलेट वाले कितने केसेस है, वो सारे ए में आ जाएंगे। 6 केसेस हैं, उनका नंबर तो 6 है, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6 आउट ऑफ 36। जब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, तो 6 केसेस में डबलेट आता है आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब गेटिंग ए टोटल ऑफ 6, ऐसा हो रहा है टोटल ऑफ 6 कितने केसेस में, 5 में आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, एंड का मतलब क्या हुआ भाई, डबलेट भी आ रहा है टोटल ऑफ 6 और नहीं, साथ साथ डबलेट बी एंड ए टोटल ऑफ 6, एक साथ दोनों में कॉमन जो एलिमेंट है वो इसमें आ जाएगा 1 केस है आउट ऑफ 36। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, और ये होता है और ए टोटल ऑफ 6, ये फाइंड करना है। बस वो फॉर्मूला लिख लो, 3 वैल्यूज पता है, 4th निकल ही जाएगा। आगे समझिए। नेक्स्ट, a natural number is chosen at random from the first 500 natural number। हमारे पास कितने फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर है ना। जैसे इसमें कितने केसेस बने हमारे पास, 36 पॉसिबिलिटीज थी है ना, और तो उससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता था। अब कितनी पॉसिबिलिटीज, मान लो एक नंबर चूज करें, क्या हो सकता है वो, 500 ऑप्शन है उसकी, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 90 भी है ना। तो अब अगर एक नंबर चूज करा तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 500 टोटल केसेस हो सकते हैं, 500 में से। हाँ देखो, इफ नेचुरल नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 500 नेचुरल नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 3 और डिविजिबल बाय 5। क्या निकालना है, कैसा हो सकता है कि वो 3 से डिविजिबल हो और 5 से हो, और का मतलब मान लो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो सकता है तो उसको हम ए कहेंगे। कोई भी नंबर चूज करे वो 5 से डिविजिबल हो सकता है बिल्कुल, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हमको, ए और बी, और को क्या कहते हैं हम, यूनियन। अब बाय बाय देखो, पहले ये फाइंड करना है, ए किसे कहा हमने, अगर नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो उसे हम ए कहेंगे, है ना। कितने ऐसे केसेस हैं जबकि 3 से डिविजिबल, हम कहें तो 3 है 3 से डिविजिबल, फिर कहेंगे 6 है, 9 है, फिर 12 है, लास्ट में 498 है। तो ये सारे नंबर आ जाएंगे ए में। ए में तो हमको वो पुट करना है जो भी 3 से डिविजिबल है, हम कहेंगे लिस्ट बना ली हमने कि 3, 6, 9, 12 से लेकर 498 तक बहुत सारे नंबर हैं। बी में कौन से डालने हमको, वो नंबर जो कि 5 से डिविजिबल है। कौन कौन से, पहला तो 5 होगा, फिर 10 होगा, 15 होगा, और लास्ट में 5 होगा। कोई पूछे ये कितने नंबर है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो, 166 नंबर होंगे। कितने होंगे ये, 166। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई नंबर ले वो डिविजिबल बाय 3 हो, हाँ 166 केसेस है आउट ऑफ 500। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, अगर एक नंबर अचानक चूज करें क्या वो 3 से डिविजिबल हो सकता है, हाँ। क्या है उसकी पॉसिबिलिटी, 166 केसेस हैं 3 से डिविजिबल है सारे, आउट ऑफ टोटल तो 500। प्रोबेबिलिटी की जो नंबर चूज करा वो 5 से डिविजिबल हो सकता है, हाँ। कितने नंबर है यहाँ से यहाँ तक, 100 है, कितने ऐसे टोटल 100। तो ऐसा हो सकता है 100 आउट ऑफ 150। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी निकाल सकते हैं, सिद्धार्थ एंड का मतलब क्या होगी, एंड का मतलब सर दोनों का मतलब इस क्वेश्चन में क्या होगा सर कि ए और बी दोनों मतलब, हाँ सर 100 अपॉन 150 के बाद भाई ये ना 5 से डिविजिबल यहाँ से यहाँ तक 100 नंबर है, 5 से ले 5, 10, 15, 20 ना, ऐसे कितने नंबर है, 100 है ये। तो 100 ही तो नंबर है आउट ऑफ 500 जो कि 5 से डिविजिबल है। तो सर अपॉन 150, मैं कह सर अपॉन 150 150 नहीं पता, 500 आएगा। 100 ऐसे नंबर है यहाँ से यहाँ तक जो कि 5 से डिविजिबल है आउट ऑफ टोटल 500। इससे इसको क्या करें, एंड का मतलब ठीक है, और है, और का मतलब 3 से भी हो 5 से भी हो, जैसे 9 नहीं चलेगा, हमको ऐसा नंबर ढूंढना है जो 3 से भी डिविजिबल और 5 से भी, तो उनका एलसीएम 15 से डिविजिबल, पहला तो 15 होगा, अगला कौन सा होगा 30 होगा, उससे अगला 45, उससे अगला लास्ट 495। ये टोटल सारे नंबर 15 क्या है, ये
15 से डिविजिबल, क्योंकि हमको ऐसा नंबर लेना है जो 3 से भी डिविजिबल हो, साथ साथ 5 से भी हो, दोनों से होना चाहिए। जो 3 से भी डिविजिबल होगा, 5 से भी डिविजिबल, कौन से नंबर होगा जो उनके एलसीएम से डिविजिबल हो। क्या होता है 3 5 का एलसीएम 15। तो 15 से डिविजिबल सबसे पहला तो 15 होगा, उससे नेक्स्ट कौन सा होगा 30 45, सबसे लास्ट में 495। ये कितने नंबर है 33 है ना। ऐसे में तो लास्ट को इसको 15 से डिवाइड करके देख लो ना, नहीं तो वैसे एपी करा है तुमने बाय चांस कोई ज़्यादा है वो, तो फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की 15 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 15। ये कौन सी टर्म है nth टर्म है, कौन सी टर्म है, क्या होता है nth टर्म का फॉर्मूला 495 a plus n minus 1 a into d plus n minus 1 into d, तो उससे भी आ जाएगा n का मतलब 33 आएगा ना, ऐसे निकाल सकते हो ना। तो टोटल कितने नंबर है भाई जो दोनों से डिविजिबल है 33 नंबर है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 33 तो नंबर है, उसकी प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 500। बस क्या निकालना है a यूनियन b, प्रोबेबिलिटी ऑफ a पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ b पता है, n पता है, यूनियन आ ही जाएगा अपने, वो आंसर है। हाँ बताओ क्या गिवन है, टोटल कितने नंबर्स हैं, उसमें से क्या करना है हमको, एक नंबर, कोई भी एक नंबर चूज करना है, एनी वन नंबर इज चूजन एट रैंडम। क्या पूछा उन्होंने, what is the probability, what is the probability that this chosen number is, what is the probability this selected number is divisible by 3 or 5। वो 3 से डिविजिबल है तो उस इवेंट को हम a कह रहे हैं, 5 से डिविजिबल है उसको b कह रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है a और b, और का मतलब यूनियन। उसके लिए पहले क्या पता होना चाहिए, 3 चीज तो पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ a में क्या डालेंगे हम, b में क्या पुट करेंगे, ए में कौन से नंबर क्या डालना है 3 से डिविजिबल जो भी नंबर हो इस सैंपल स्पेस में से, 3 से डिविजिबल पहला कौन सा होता है 3 फिर 6 फिर 9 और लास्ट में 498, ऐसे 166 नंबर है। अगर प्रोबेबिलिटी लिखे इसकी तो 166 आउट ऑफ टोटल तो 500, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई। बी में क्या पुट करना है, इनमें से जो भी 5 से डिविजिबल है तो 5 हम लिस्ट बना लेंगे 5 10 15 20 और ऐसे 500, ऐसे कितने नंबर हो गए 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया ऐसा होने की कि 5 से डिविजिबल हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 100 आउट ऑफ 500। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी पता होना चाहिए, एंड का मतलब क्या है सर जो a से भी है और फाइव से दोनों से डिविजिबल है तो इसका एलसीएम 15 से डिविजिबल जो भी होंगे तो 15 होगा 30 और लास्ट, ये सारे इसमें आएंगे। कॉमन प्रोबेबिलिटी कितने एलिमेंट ऐसे 33 एलिमेंट आउट ऑफ 500। फाइंड क्या करना है प्रोबेबिलिटी कि डिविजिबल बाय 3 है और का मतलब यूनियन डिविजिबल बाय 5 है, तो फॉर्मूला में 3 वैल्यूज पता है, फोर्थ आ जाएगा। बताओ क्या गिवन है, टोटल कितने नंबर्स गिवन है 500। उसमें से क्या करना है हमको, कोई एक नंबर चूज बिना देखे कोई भी एक नंबर निकाला, मान लो हमने 28 निकाला, तो प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है कि वो a से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो। 28 आया तो हम कहेंगे ना तो 3 से ना 5 से ना, तो हमको 3 से भी अब 5 से डिविजिबल कितने नंबर है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है a कोई कि जो भी चूजन रैंडमली जो नंबर चूज करा है डिविजिबल बाय 3 और 5, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है या तो 3 से डिविजिबल हो और 5 से हो। मान लो इसको a लिया इसको b लिया, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है a और b, और का मतलब यूनियन फाइंड करना है। पहले हमको a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, a और b में कॉमन एलिमेंट्स, a में कौन से एलिमेंट आएंगे सिंगल स्पेस में जो भी 3 से डिविजिबल है सारे नंबर a में आ जाएंगे, तो सारे नंबर कौन कौन से आएंगे 3 6 9 4 ऐसे 166 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी है 166 आउट ऑफ टोटल तो 500। बी में कौन से डाल रहे हैं 5 10 15 और लास्ट में 5 ऐसे कितने नंबर है, ऐसे 100 नंबर है आउट ऑफ 500। ये प्रोबेबिलिटी हो गया इस बी की क्या हो गया ये प्रोबेबिलिटी। ए एंड बी में क्या आएंगे जो दोनों से 15 से भी डिविजिबल और 5 दोनों से डिविजिबल, इनका एलसीएम क्या होता है 15 से डिविजिबल ये नंबर है। तो ऐसे कितने नंबर से टोटल 33 आउट ऑफ 5, ये क्या हो गया प्रोबेबिलिटी जो 3 से भी हो जाता है 5 से भी हो जाता है। प्रोबेबिलिटी निकालना डिविजिबल बाय 3 और का मतलब यूनियन डिविजिबल बाय 5, बस फॉर्मूला डाल के उसमें आंसर पता लगा समझ। ये समझने क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी में ज़्यादातर अपने आप बना के देते हैं क्वेश्चन, तो वहाँ आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए बिल्कुल।
नेक्स्ट, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, क्या मतलब है? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस का मतलब 2 डाइस को एक साथ फेंक दो, है ना? व्हेन 2 डाइस आर इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड करना है कि नाइदर ए डबलेट, नीदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10। बताओ तुम, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए। अब तो इतने क्वेश्चन नहीं, पहले तो ऐसा करो, 2 इवेंट्स ले लो, ए और बी, है ना? एक किसको लोगे? डबलेट हो सकता है, नीदर को तो बाद में देख लेंगे। डबलेट और टोटल ऑफ 10, 2 ही चीज करें, इसको भी ले लो ना। तो या तो ए और बी में क्या हो सकता है? उसको डबलेट, इसको डबलेट लेंगे। डबलेट आ सकता है टोटल ऑफ 10 9 हो सकता है, टोटल ऑफ 10 आ जाए, डबलेट 9, दोनों चीज हो जाए, दोनों 9, है ना? ये हो गया ना? तो हमें लास्ट में पहले ए में क्या डालना है, बी में कौन सी वैल्यूज डालना है, पहले ये पता होना चाहिए। ए में वो सारे केसेस डालना है जो कि डबलेट है ना, तो हमको पता है 6 ही होते हैं डबलेट, और तो कोई होता नहीं। तो ए में क्या आएगा? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसे कितने केसेस हैं? 6 आउट ऑफ टोटल 36। जब भी 2 डाइस को थ्रो करते हैं 36 से केसेस बनते हैं, तो ऐसा होने के चांसेस 6 आउट ऑफ 36 से प्रोबेबिलिटी हो गया ए की। बी में कौन से केसेस डालने हैं? जब हमारा टोटल 10 है, एक तो 4 6 में आता है, इसका मतलब 6 5 5 और किसी में आता है नहीं 10। तो हम कह रहे हैं ऐसे 3 ही एलिमेंट्स हैं बी में, क्योंकि 3 जनों में ही टोटल 10 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसे 3 एलिमेंट है आउट ऑफ 36। फिर हमको ए एंड बी भी निकालना है, ए एंड बी, वो तो साफ दिख रहा है दोनों में कॉमन, ये जो कॉमन है और तो कुछ है ही नहीं। तो एक एलिमेंट कॉमन है 1 आउट ऑफ 36। अगर ये 3 चीज पता है तो क्या निकल जाएगा? सो 1 माइनस ए यूनियन बी देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या है? डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी, डबलेट आ रहा है 6 केसेस में आ रहा है आउट ऑफ 36 में, तो टोटल ऑफ 10 आने की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 36। यूनियन नहीं पता हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या यूनियन बी नहीं पता, दोनों में कॉमन एक एलिमेंट है आउट ऑफ 36। क्या होगा इसका आंसर? 8/36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। कैंसिल कर दो, 2/9 है। क्या इसकी प्रोबेबिलिटी? 2/9। इसमें किस चीज का आंसर आ गया 2/9? या फिर तीनों का टोटल आंसर को क्या कहेंगे हम? ए और बी। क्या कहेंगे इसके आंसर को? ए और बी। इसका आंसर 2/9। 1 में से 2/9 माइनस करते हैं तो 7/9। ये क्या बचा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एज वेल एज बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट एज वेल एज बी नॉट, ये तो निकालना था। इसे दूसरी लैंग्वेज में क्या पढ़ सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 6, है ना? कि डबलेट नहीं आ रहा, साथ साथ टोटल ऑफ 6 भी नहीं आ रहा, तो यही तो लैंग्वेज है। हम ए को ये क्यों लेते कि डबलेट नहीं आएगा? वो नाइदर तो बाद में देखते हैं, पहले अगर हम इसमें देख लें फॉर्मूला में, उसको 30/36 p नॉट 8। हाँ बताओ क्या गिवन है? एक पेयर इन ए थ्रो ऑफ सिंगल, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, अगर 2 डाइस को थ्रो करते हैं कितने केसेस बने? उसमें पहले 2 इवेंट्स हैं, तो डबलेट या टोटल ऑफ 10। तो पहले क्या लेते हैं? एक को डबलेट, सेकंड को क्या लेते हैं? टोटल ऑफ 10। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। बताओ डबलेट हो सकता है ये ना हो, ये हो सकता है ये ना हो, दोनों हो, नन ऑफ देम। कौन सा केस निकालना आंसर में? डबलेट नहीं आना चाहिए, साथ साथ टोटल ऑफ 10 नहीं आ रहा है, इसमें डबलेट नहीं आ रहा, साथ साथ टोटल ऑफ 10 ये निकालने, डायरेक्ट नहीं निकल सकता। उसके लिए पहले इन तीनों का आंसर निकाल लो। इन तीनों के आंसर को क्या कहते हैं? यूनियन। यूनियन निकाल लो अपने आप, यूनियन 1 में से इस यूनियन को माइनस कर दो, ये आ जाएगा आंसर ना। तो पहले ए को क्या लिया हमने, बताओ किस चीज को ए कह रहे हैं? सर डबलेट। डबलेट वाले कितने केसेस हो गए? 6 केसेस है आउट ऑफ 36। ये 6/36 क्या ए नहीं है? ए में तो 6 एलिमेंट्स है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, डबलेट आने का चांस 6 केसेस में आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी का मतलब टोटल ऑफ 10, तो 4 4 6 6 4 5 5 3 ही तो केसेस में आता हो, किसी में आता नहीं, तो 3 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दोनों में कॉमन क्या है? सर 5 तो 1 एक ही एलिमेंट,
क्या निकालने के फॉर्मूले में डालकर ए यूनियन ए, उसका आंसर आएगा 8/36 2/9। यूनियन का मतलब क्या है भाई? इन तीनों का आंसर, इन तीनों का आंसर आ गया 2/9, टोटल 1 हो गया। 1 में से अगर 2/9 माइनस कर दो तो ये बचा, इसका आंसर 7/9। ये कौन सा आंसर है? क्या कहेंगे इस आंसर? ए नोट एज वेल एज, ए तो नोट है, साथ साथ उसके बी क्या है? वो भी नोट है। ए नोट एज वेल एज बी नोट, या दूसरी लैंग्वेज में सेम मीनिंग है, नीदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10। अगर सबको समझ, अब बताओ क्या गिवन है? टोटल 36 केसेस बने, उसमें अगर डबलेट आ रहा है तो उस चीज को हम क्या कह रहे हैं भाई? ए। अगर टोटल 10 आ रहा है तो उसको हम क्या कह रहे हैं? बी। ए हो सकता है, बी ना हो, ये हो सकता है, ना हो, नन ऑफ देम। अब बताओ ए में कौन से केसेस डालने, बी में कौन से केसेस? डबलेट आ सकता है, कितने केसेस ऐसे? 6 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट 6 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टोटल ऑफ 10। प्रोबेबिलिटी दोनों में कॉमन है, ए एंड बी। क्या होगा उसका आंसर? 1/36। क्या कॉमन है दोनों में? 5 1/36। इससे क्या निकल जाएगा? यूनियन फॉर्मूले में डाला वो आ गया 2/9। यूनियन किसको कहते हैं? ए और बी, या एटलीस्ट वन ऑफ द टू, इन तीनों को क्या कहते हैं? यूनियन। तो इसका आंसर बच गया हमको। क्या इसका आंसर? इसका 1 में से कर देंगे। इसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट है, साथ साथ एज वेल एज बी भी नोट है ना, यही कहेंगे। यही चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए डबलेट नॉर ए टोटल ऑफ 10। जब भी नीदर निकालना हो ना तो पहले वैसे निकालो, यूनियन निकालो, 1 में से माइनस करके अपने आप जो बचेगा वो क्या होगा? नाइदर दिस नॉर दिस। नेक्स्ट, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मान लो 52 कार्ड्स हैं हमारे पास, बिना देखे एक कार्ड निकालना है। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं उसकी? 52 हैं। 52 में से कुछ भी आ सकता है, ऑप्शंस 52 हैं, वो 1 नंबर भी आ सकता है, 2 3 को, है ना। तो अगर 52 टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास, दे आर शफल्ड एंड देन प्लेस्ड, एंड फ्रॉम देम एक कार्ड निकालना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ए स्पेड। या तो वो स्पेड हो और एक किंग हो। बिल्कुल ऐसे करना है, तुम सोच के बताओ कैसे करना है, बहुत आराम से, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए स्पेड और अगर वो स्पेड है तो उसको ए ले लो, और किंग है तो उसको बी ले लो। तो प्रोबेबिलिटी किस चीज की फाइंड करना है? ए और बी का यूनियन। पहले बताओ ए में क्या आएंगे? जो भी स्पेड होगा तो ए में आ जाएगा, बी में क्या आएगा? किंग। ये हो सकता है, ये ना हो, ये हो। कौन सा केस निकालना है हमको? पहले बी, इन तीनों का आंसर निकालना है। एक बार करके दिखाओ फॉर्मूले से, ये डायरेक्टली करने का। कितनी स्पीड होता है? 4 होता है ऑब्वियसली। स्पीड 4 होता है। 13 होता है। 12 चल रहा तो बच्चे पत्ते नहीं चल रहे। अच्छा, एक निकालना है। 4 होते हैं। वही एक कार्ड रैंडमली निकालना है। एक कार्ड निकालना है रैंडमली, एक कार्ड। तो कैसे करेंगे? इसे ना हो पाएगा। मैथ्स के बाद पूछे। अच्छा ठीक है। वो कितने पहले कितने होते हैं सर? 4 होते हैं कहीं तो। पहले बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सर हम कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। बोल नहीं कर एक ही आता है, एक ही ज्यादा हमको करना है। सर क्या है? अरे यार चलिए ये नहीं
So 16 बार ए एंड बी का वजन क्या है? अरे बिकॉज़ वो सीधा सीधा है। हाँ इतना जो फॉर्मूला क्यों रहा है ए एंड बी का क्या निकाला? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नहीं पूछा भाई। कैसे? अच्छा हाँ इसने खुद बता दिया। नहीं बताया ना। यार प्लीज ऐसे मत करो यार, दोस्त नहीं है। शब्द 10 मिनट पहुंचाए कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका है। तो काम में 30 रहते हैं। क्या नंबर मार सही है। दोस्त यार मुझे दोस्त है। तो आपके आंसर कैसे करोगे इसको? मुझे पता चलेगा। अगर एक कार्ड निकालो, पहले ए में क्या डालना है, जितने भी स्पेड है, कितने स्पेड होते हैं 13 स्पेड होते हैं आउट ऑफ 52, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बी बी में क्या डालना है, जितने भी किंग है तो 4 4 किंग by आउट ऑफ 52। 52। ए और बी में कॉमन क्या होगा? ऐसा कार्ड जो स्पेड किंग 1 by 52 किंग भी दोनों नहीं चीज़ नहीं तो स्पेड वाले 13 कार्ड होते हैं, उसमें एक किंग होता है, तो 1 by दोनों में 52। कॉमन है, क्योंकि वो कार्ड स्पेड भी है साथ साथ किंग भी है। 1 by ऐसा 1 है आउट ऑफ 52। फाइंड क्या करना अब है? फॉर्मूला लगा लेंगे। वो आंसर आएगा। ठीक है? तो बिना फॉर्मूला के जीरो मिलेगा हम्म? जीरो मिलेगा फॉर्मूला लगाना भाई क्वेश्चन तो 3-4 मार्क्स का आएंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले से ही करना है बेस्ड। सब बट अभी ये 1 मार्क का है तो वैसे एक मार्क का नहीं आएगा। याद है समझ सबको? नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंपनी एग्जीक्यूटिव ट्रैवलिंग बाय प्लेन। मान लो कोई कंपनी एग्जीक्यूटिव वो प्लेन से ट्रैवल कर सकता है, नहीं तो ही इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। अच्छा मान लो प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं, उसको ए कह रहे हैं, और इससे कर रहे हैं बी। ऐसा हो सकता है वो प्लेन से जाए ट्रेन से ना जाए, बिल्कुल हो सकता है। ट्रेन से जाए प्लेन से ना जाए, दोनों से जा ही नहीं सकता। डबल डोल में थोड़ी ना है कि इसी समय प्लेन में, इसका मतलब तो एंड होता है, एंड का मतलब वो प्लेन में बैठा हुआ है ट्रेन में भी, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर 0 होगा अगर कोई पूछे, है ना। मालूम केसेस तो बना रहे हैं लेकिन इसका आंसर 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। और दोनों में नहीं दोनों से ना जाए ये तो हो सकता है ना। तो एक क्वेश्चन देखना, प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स बाय प्लेन, वो प्लेन से ट्रेवल कर रहा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दैट इज इक्वल टू 2/5 दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ही इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन 1/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही इज ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और प्लेन। और का मतलब सर या फर्स्ट सेकंड और थर्ड का मतलब यूनियन। ठीक है। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है एक बार लिख लो, प्रोबेबिलिटी की वो प्लेन से ट्रैवल करे प्लस प्रोबेबिलिटी ही ट्रैवल्स बाय ट्रेन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वो प्लेन से ट्रैवल कर रहा है 2/5, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है 1/3, ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी प्लेन और ट्रेन का आंसर निकालना है, ये 0 है। क्यों? ये चीज नहीं हो सकती, वो प्लेन में बैठा और ट्रेन में बैठा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर उनको पता है, जो इम्पॉसिबल इवेंट है ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 0। बस आगे इसका आंसर है, इन दोनों को प्लस कर दो वही आंसर है। आगे सुनो क्या की बने, एक कंपनी एग्जीक्यूटिव कैन ट्रैवल आइदर बाय प्लेन और ट्रेन। मान लो प्लेन से ट्रैवल करे, उस इवेंट को क्या ले रहे हैं हम, प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं उस इवेंट को बी। ये पॉसिबिलिटीज हैं, इसमें से हम देखें, ध्यान से देखें तो प्लेन में भी ट्रैवल कर रहा है साथ साथ एंड ट्रेन में भी कर रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है, एक साथ दोनों नहीं हो सकता। तो इसका आंसर क्या होगा 0। प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रैवल्स बाय प्लेन गिवन है कि 2/5। प्रोबेबिलिटी ही इज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन दैट इज आल्सो गिवन 1/3। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेन और का मतलब यूनियन, ये फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा, एंड 0। एंड का मतलब ये वाला पार्ट, दोनों में जो कॉमन है ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या है 0, तो फॉर्मूले से वो आंसर है। नेक्स्ट, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। जब भी 2 डाइस को थ्रो करें, पता है ना कितने केसेस बनेंगे, 36 केसेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
an even number on first and or a total of 8। वैसे तो ओरली बहुत आराम से बता सकते हैं ये, लेकिन फॉर्मूले से करना पड़ेगा सर। बताओ, इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई आए तो उसको ए लिख दो, और टोटल ऑफ 8 आए तो उसको बी लिख दो। तो प्रोबेबिलिटी पूछा है उन्होंने, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ए, और का मतलब यूनियन बी पूछा है, ये मतलब हो ना। ऐसे तो करे सारे क्वेश्चन। अगर इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई वो इस ए में डाल दो, टोटल ऑफ 8 आए वो बी में डाल दो। ए में कौन से डालेंगे, इवन नंबर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये बनेंगे ना। इन सब में फर्स्ट डाई पर क्या है, इवन नंबर। वो कौन से बने, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ये कौन से केसेस है अभी? इन सब केसेस में क्या है, फर्स्ट फर्स्ट डाई पर इवन है, इनके सिवा और किसी पे आ भी नहीं रहा। तो ऐसे 18 केसेस बने आउट ऑफ 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस 18 केसेस हैं आउट ऑफ 36। आगे इसका आंसर बी में कौन से डालने हैं, जब टोटल ऑफ 2 6 6 2 5 3 3 5 4 4, ऐसे कितने केसेस हो गए, 5 आउट ऑफ 36। कॉमन और निकाल लो, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स दिख रहा है कुछ कॉमन, 2 6 6 2 4 4 3 by 3 कॉमन है आउट ऑफ 36। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और का मतलब यूनियन बी निकालना है। तो वो आंसर है ऐसा है। यस सर। अब बताओ क्या क्या गिवन है। 2 डाइस को अगर थ्रो करें कितने केसेस बने टोटल, 36। पहले क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी, कि इवन नंबर ऑफ द फर्स्ट, उसको हम क्या ले रहे हैं, फर्स्ट डाई, इसको ए ले रहे हैं, और टोटल ऑफ 8 आ जाए तो उसको बी। तो ए और बी की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और का मतलब यूनियन बी फाइंड करना है। उसके लिए क्या पता होना चाहिए, ए में कौन से केसेस डालेंगे सर, ए में जिसमें फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आए, तो ऐसे 18 केसेस होते हैं जबकि फर्स्ट डाई पर इवन नंबर आए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए व्हेन वी गेट इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, 18 by 36। बी में कौन से केसेस डालने हैं, जब टोटल ऑफ 8 आए, 2 6 में आता है, 6 2 में, 5 3 में, 3 5 में, 4 4, ये 5 ही केसेस हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 5 आउट ऑफ 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये ए वाले एलिमेंट, ये बी वाले, क्या कॉमन है, 1 2 3 कॉमन है, तो 3 आउट ऑफ 36। क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और का मतलब क्या होता है, यूनियन। बी की जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करना है, बस बेसिक फॉर्मूला का आंसर है। नेक्स्ट, तो हमें वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग ए किंग और ए क्वीन। बताओ, मान लो किंग है तो ए ले लो, क्वीन है तो बी ले लो, और बीच में तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी, ए और बी का मतलब क्या होता है, यूनियन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। पहले ए में कौन से कार्ड्स आएंगे, जो भी किंग कार्ड है सारे ए में आ जाएंगे, 4 ही कार्ड आएंगे, 4 किसी होते नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज 4 कार्ड है आउट ऑफ 52। बी में कौन से 4/52। बी में कौन से आएंगे, जो भी क्वीन है तो 4 आउट ऑफ 52। दोनों में कॉमन क्या है, 4 ही कॉमन है, 4 ही कॉमन है, 4 कॉमन कैसे सर, ये हाँ बोल रहे हैं। 0 कॉमन है। जीरो कॉल आ गया था किसी का, स्मोक कर रहा था। तो आंसर नहीं कर रहा है। अरे मुझे पता नहीं था ना कहाँ आ गया। तो चुप रहता ये गर्लफ्रेंड के फोन बाद में अटेंड कर लिया करो। सर टैक्सी वालों क्या है ए एंड बी, साइलेंट कर रहा था। एंड बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए एंड बी का मतलब कि ऐसा कार्ड जो किंग भी हो साथ साथ क्वीन भी हो, एज वेल कोई भी एज वो नहीं होगा। ऐसा कार्ड हो ही नहीं सकता कि आधा क्वीन हो आधा किंग हो। कोई कार्ड ऐसा है नहीं जो किंग भी हो क्वीन भी हो, तो 0। क्या निकालना है, ए और बी। ए और बी का मतलब ए यूनियन बी, उसका फॉर्मूला लगा लो, आंसर है। ठीक है, चल रैंडम नहीं बोल। वो फॉर्मूला डाल दे, जो इन दोनों को प्लस कर दो, 8/52 कैंसिल कर देना, 2/13। Next, 2 dice are thrown together. Find the probability that sum is neither divisible by 3 nor by 4.
तो पहले 3 से डिविजिबल है उसको ए ले लो, 4 से डिविजिबल है उसको बी ले लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले क्या हो सकता है ए और बी, ए किसको ले रहे हैं डिविजिबल बाय 3 को, डिविजिबल बाय 4 को बी, ऐसा हो सकता है 3 से हो 4 से ना हो, ये हो ये ना हो नन, ये हो सकता है और तो कुछ बनेगा नहीं ना। बताओ ए में कौन से केसेस डालेंगे, जो भी 3 से डिविजिबल है, क्या डिविजिबल 3 से, सम, सम क्या हो सकता है डाइस पर 2 मिनिमम हो सकता है, 2 से कम तो नहीं आ सकता 2 डाइस पर भाई, 1 से कम तो आ ही नहीं सकता, सम 2 से लेकर 12 तक कुछ भी हो सकता है ना। तो 3 से डिविजिबल कौन कौन से केसेस होंगे, 3, 6, 9 और 12, ये सारे ए में आएंगे। तो ए में कौन से आएंगे जो 3 से, तो 1 2 2 1 और कोई बनता नहीं, 6 2 4 4 2 3 3 1 5 5 1 9 5 4 4 5 6 3 3 6 12 6 6, ये सारे केसेस में और तो कोई नहीं बना, सही लिखा ना मैंने भाई। 3 से डिविजिबल सम 2 डाइस पर मिनिमम हो सकता है 2 और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है 12। 3 से डिविजिबल वाले केसेस अलग कर दिए, 3 वाले 6 वाले 9 वाले 12 वाले। तो कितने केसेस बने इनको काउंट कर लो, 11 केसेस है, 11 ही है ना। 12 एक दिन आ जाना हमारे यहाँ, संडे क्लास होती है जिनको ये थोड़ा सा काउंटिंग में हुआ है, संडे को उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती है, आ जाना संडे को। फिर ये मिस्टेक नहीं हुई आपको, उसमें 11 है 12 है। तो ऐसे कितने केसेस हो गए भाई, इन 12 केसेस में क्या हो रहा है कि वो 3 3 का मल्टीपल, वो मतलब क्या है, वो कौन डिविजिबल बाय सम का, इन दोनों डाइस का जो सम है हर बार 3 से डिविजिबल है इन सारे केसेस में, कंफर्म है, इनके सिवा कोई बनेगा भी नहीं। अच्छा बी में वो केसेस डाल दो जब से 4 से डिविजिबल हो, 4 से डिविजिबल 2 से 12 में भी एक तो 4 होता है, 8 होता है और 12 होता है ना। 4 वाले केसेस क्या हुए, 1 3 3 1 2 2, 8 वाले 4 4 6 2 2 6 5 3 3 5, 12 वाला 6 6, ये कितने केसेस हो गए मानो मानो दिखेगा नहीं आपको 9 बाय 12। अब ए और बी में कॉमन देख लो, क्या कॉमन है, दिख रहा है कुछ कॉमन है ए और बी में, सर बस एक ही कॉमन है, 6 तो एक एलिमेंट कॉमन है 1 आउट ऑफ 36 है ना। ठीक है, 3 चीज पता चल गई ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता चल गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता चल गई, ये भी पता चल गई, फॉर्मूले में डाल दो ना। तो 9/36 हो गया, कितना है सर, अपॉन 12 है 36। तो क्या हुआ 21 माइनस 1, तो क्या आएगा 20/36। किस चीज का आंसर आ गया, यूनियन का। किसका आंसर आ गया, ए और बी की यूनियन। यूनियन का मतलब ये 3 केसेस, ए और बी, ए यूनियन का मतलब ये और ये मिलाकर इनका आंसर क्या आएगा 5/9। क्या होगा इनका आंसर, इसका आंसर क्या बचा फिर, ये कौन सा केस है, डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 4, ये तो निकालना था कि सम क्या होना चाहिए, एक और नीदर डिविजिबल बाय 3 एक और नॉट डिविजिबल तरीका बाय भी 4। तो हो सकता है कि पहले p नॉट a निकाल लिया, 36 - 12 नोट एक उसका- निकाल लो, ये ऐसे कर लो, सारे क्वेश्चन ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, अब बताओ क्या करा पहले, फर्स्ट ए में कौन से केसेस डालने हैं, 3 से डिविजिबल 4 ही केसेस होते हैं, सम 3 हो तो 3 से डिविजिबल होगा, सम 6 हो तो भी 3 से डिविजिबल होगा, सम 9 या 12, तो कितने केसेस बने ए में 12 केसेस आउट ऑफ 36। बी में क्या है, सम 4 से डिविजिबल हो 4 8 12, तो ऐसे कितने केसेस हो गए 9/36। उसका कॉमन एलिमेंट देख लो इन दोनों में से, सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, ये इसमें भी इसमें भी और कोई कॉमन नहीं है, तो 1/36। क्या निकालना है हमको, यूनियन निकल जाएगा ना फॉर्मूले से, वो आएगा 20/36, क्या हो गया 5/9। यूनियन का मतलब और फर्स्ट सेकंड थर्ड इन तीनों का आंसर निकल गया 5/9, तो इसका आंसर क्या बचा 4/2। इसे क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी की सम नाइदर डिविजिबल बाय 3 नॉट डिविजिबल बाय 4, यही निकालना था ना, माइनस करके जो आंसर आ गया 4/9। तो कागज सबको समझ काव्य, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ही आ गया। ऑन हर वेकेशंस काव्य विजिट्स 4 सिटीज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझना। ए बी सी, मान लो 4 सिटीज का प्रोग्राम बना रखा है कि चारों में जाना है, कोई मिस नहीं होना चाहिए। लेकिन कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, पहले सारे केसेस लिख दो। क्या बताओ, पहले ए में जाए, फिर बी में, फिर सी में, डी में, ऐसा हो सकता है। भाई 4 सिटीज जाना है, ए बी लिख लो, ए बी डी सी, और ए सी बी डी, फिर ए सी बी डी, एक और बनेगा ना ए डी,
BC और AD CB। ये तो A वाले केसेस हुए है ना। अभी इसके फिर B वाले बना लो, BA बना लो, BA CD BA 24 हो गए और BC AD BCBA और BD AC BD। अब C वाले बना लो, CA BD CA BD CBAD AD CBDA ये सीधा तो मैं बताता ही लिखवाते हैं। DA BC DA CB DB CA DB AC BC AB और कुछ पॉसिबिलिटीज नहीं है ना, ठीक है। मान लो उसने बताया नहीं हमको कैसे गए कैसे नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं ऐसे ही जा सकते हैं, इसके सिवा तो कुछ नहीं हो सकता है। तो फर्स्ट ऐसे जाए, नहीं तो ऐसे, नहीं तो फर्स्ट में ये भी हो सकता है, ये भी, इनमें से कुछ ही पॉसिबिलिटीज हैं। अच्छा काफ़ी इस पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट, ऐसे केस निकालो व्हेन शी विजिट्स A बिफोर B, तो फर्स्ट। सेकंड, A बिफोर B and B before A before B and B before C. Number third, A first and B last. A first and B last. Next, A either first or second, either first or second. A just before B। अगर वैसे अब ये बनाए बिना नहीं लिख सकते सबका आंसर, अब थोड़ा इजी हो जाएगा, मैंने मिस्टेक होने के चांस बहुत कम है ना। पहले फर्स्ट देख लो, A बिफोर B कौन से केसेस में है? पहला तो लाइन है ये 6 केसेस में A इज बिफोर B, और भी हैं, ये तो नहीं बनेगा A बिफोर B है ना। यस सर, इसमें से ये नहीं B बनेगा, फर्स्ट, इसमें है A बिफोर B, ये A बिफोर B, ये भी A बिफोर B, ये भी A बिफोर B और ये भी A बिफोर B है ना। काउंट कर लोगे ना, A बिफोर B देखना है आपको ध्यान से कि जहाँ पर A B से पहले वो सारे केसेस तो हो गए 12। कितने हो गए? 12/24। 12 हैं आउट ऑफ 24 में से, तो ऐसे 12 केसेस है आउट ऑफ 24, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 50%, हाफ हो गया ना। नेक्स्ट बताना, A बिफोर B होना चाहिए और B बिफोर C, जैसे ये है A बिफोर B, B बिफोर C, ये भी है, ये भी है A बिफोर B, B बिफोर C, और नहीं तीसरा तो ये सी भी हो गया। एक तो ये दो केसेस तो है कंफर्म है, इन केसेस में इसको पढ़ लेना A बिफोर B, B बिफोर C, तो ये दो केसेस तो ये सर ADB सर इस सी वाले में ADBC तो कौन सा A बिफोर ऊपर ऊपर सर ADBC फर्स्ट लाइन में, यही तो केसेस है A बिफोर B, B बिफोर C। सर हम इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, फॉर्मूले से करके देखना, आप घर पे ट्राई करना, हो जाए तो बता देना। सर सेकंड वाला नहीं, कोई भी हो, आप एक बार नोट्स में आपके पास देखना ट्राई करके, उससे मुश्किल हो जाएंगे, ये पांचों पार्ट्स का नहीं बताएंगे। इसमें क्या दिक्कत है, ये लिखने के बाद आप तो आराम से देख के बताना। हमें पता कैसे चलेगा कि किसमें फॉर्मूला करना है किसमें नहीं करना है? पता कैसे चलेगा? नहीं मुझे कौन से क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना है किसमें ऐसे करना है? सब में लगाना है, इसमें नहीं। पता तो जैसे कर रहे हैं तो पता करने चलाने के लिए तो करवाए जा रहे हैं आपको, ताकि आपको पता चले। आपको यहाँ कैसे एड्रेस कैसे पता चला? इतने सारे घर बन रहे हैं, आप किसी और घर में नहीं घुस जाते पढ़ने? नहीं सर, लेकिन आप गए हो बाई चांस कभी? बाई चांस कहीं गए हो किसी और घर में जाके मैं ट्यूशन पढ़ने आई हूँ? आप यहीं आओगे हमेशा सीधा डायरेक्ट? तभी तो मैं कह रहा हूँ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, तो खुद ही बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। ये लिख लोगे ना आप, सबका आंसर देना बहुत आसान हो जाएगा, मिस्टेक नहीं होगा। करने को उससे कर सकते हो, उससे मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांस है। पहले तो फर्स्ट आ गया A बिफोर B, दूसरा आ गया A फर्स्ट, ऐसे कितने केसेस हो गए? A बिफोर B, B बिफोर C। 4/24। अच्छा A फर्स्ट होना चाहिए और B लास्ट। सर इसे बेटे A फर्स्ट B लास्ट, एक तो एक और दो, ACDB 2/24, एक ये है, और वो ACD दो है 2/24। क्योंकि A फर्स्ट तो इनमें मिलेगा नहीं, A फर्स्ट कहीं भी, A फर्स्ट सिर्फ पहले मिलेगा, B लास्ट, तो ऐसे दो केसेस आउट ऑफ 24। A इधर फर्स्ट और सेकंड। A या तो फर्स्ट होना चाहिए, जैसे पहले 6 केसेस हैं,
ए फर्स्ट हो, नहीं तो सेकंड। 9 10 ए या तो फर्स्ट होना चाहिए, 6 केसेस में ए फर्स्ट है, ये चल जाएंगे सारे, नहीं तो फर्स्ट नहीं तो सेकंड हो। 12 by 24 ए इधर फर्स्ट और सेकंड, सेकंड इनमें है तो ना, और भी किसी में सेकंड, सेकंड इसमें भी है और नहीं है ना, है ना। इन सब केसेस में क्या दिख रहा है जो हमने मार्क कर रखे हैं, या तो ए फर्स्ट दिख रहा है, नहीं तो ए सेकंड है, और तो कुछ यही तो मांगा उन्होंने, ए आइदर फर्स्ट और सेकंड। लास्ट कौन सा पूछा है, ए जस्ट बिफोर बी, जस्ट बिफोर बी, ए बी वाले फर्स्ट सेकंड, 6 क्योंकि ये ए जस्ट बिफोर बी है, ए जस्ट बिफोर बी है, ये है तो सही, ए बिफोर बी है, जस्ट बिफोर जस्ट नहीं है ना, ए बिफोर बी तो है, लेकिन जस्ट बिफोर बी ये नहीं है। 6 कौन सा by केसेस 24 होगा, आएगा। एक ये केसेस और एक ये केसेस, और भी है ए जस्ट बिफोर बी, और है ये रहा ए इसी लाइन में Just before B. से लास्ट में एक ये भी ए जस्ट बिफोर बी है, दो और है। और भी है ये रहा ए जस्ट बिफोर बी, ए जस्ट बिफोर बी है ना, वो काउंट कर लो आउट ऑफ 24। अब बिना लिखे ना बड़ी दिक्कत हो जाएगी हर एक क्वेश्चन में, कैसे करेंगे। एक बार लिख लिया, आप जो कुछ भी पूछ ले वो हम पता है इन 24 में से बता देंगे हम देखकर, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज कहेगी उस हिसाब से कंसंट्रेट करके बता सकते हैं। जब तक ये ना लिखे नहीं बनेगा क्वेश्चन। आगे सब समझिए, ये लिख तो लोगे ये वाला पार्ट हैं, 24 केसेस कैसे बने। Find the probability that when a hand of 7 cards is drawn from a well shuffled deck of 52 cards, कहने का मतलब 52 कार्ड्स में से आपको ऑप्शन दे दी कि कोई भी 7 कार्ड ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, कोई भी 7 कार्ड आपने लिया, क्या ऐसा हो सकता है उसमें सारे किंग आ जाएं आपके? हो सकता है, हो सकता है। मान लो यहाँ पर 52 कार्ड रखे, आपसे कहा बिना देखे 7 कार्ड निकालो, एक साथ से तो ये पता चल गया इन 7 में से 4 किंग है और 3 नॉन किंग है ना। उन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट में ऑल द 4 किंग्स हो जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, हो सकता है। उन्होंने कहा तो ऐसा 52 में से बिना देखे निकालें, चारों के 4 किंग हो जाए। यहाँ तो 7 है ना, 7 में क्या चारों के चारों किंग हो सकते हैं? अगर चारों किंग है तो 7 में पता चल गया कि 4 तो हमारे किंग आए और 3 क्या है, नॉन किंग आए। ठीक है, ऐसा होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? किंग कितने होते हैं? 4। नॉन किंग कितने होते हैं? 48। तो ये चारों के चारों आ रहे हैं, इन 4 में से 4 आ रहे हैं, और 3 क्या है, नॉन किंग है, तो 48 C3। टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना, टोटल 52 C7 है ना। ये आंसर इसी फॉर्म में छोड़ना है, कैलकुलेशन भी नहीं करना, ये इसका आंसर हो गया। आंसर ही निकालना पाएंगे। सेकंड पार्ट क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 किंग्स हो, 2 क्वीन हो, ऐसा हो सकता है। 7 कार्ड निकाले, वैसे किंग कितने होते हैं? 4। क्वीन कितने होते हैं? 4। और इनके छोड़कर नॉन किंग नॉन क्वीन हो गए 44 है ना। आपने कितने कार्ड निकालने हैं? 7। कहाँ से? 3 किंग होने चाहिए, इसमें से तो किंग निकलेगा नहीं ना, इसमें से निकलेगा। इनमें से कोई भी 3 कार्ड ले लो, वो किंग ही होंगे। इसमें से कोई भी 2 कार्ड ले लो, इन चारों में से कोई भी 2 सेलेक्ट कर लो, कोई भी 2 वो क्वीन होंगे। 5 हुए, बाकी 2 ना तो क्वीन है ना क्वीन। और टोटल क्या करा? 52 C7। ठीक है। नेक्स्ट, क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपने 7 कार्ड निकाले, उसमें एटलीस्ट 3 किंग्स हो सकता है ऐसा? एटलीस्ट 3 किंग का मीनिंग क्या हुआ? 3 किंग या 3 ज्यादा। पहले 3 वाला केस निकाल लो, फिर उससे ज्यादा 4 वाला। 4 से ज्यादा हो ही नहीं सकते किंग, 4 से ज्यादा किंग ही नहीं होते। पहले 3 किंग कर देंगे, एटलीस्ट 3 किंग का मतलब 2 केसेस, जब 3 किंग हो या उससे ज्यादा 4 किंग, उससे ज्यादा फिर बनते नहीं है, किंग होते ही नहीं उससे ज्यादा। अब बताओ, 2 केसेस है, या तो 3 किंग निकाल लो या 4 किंग निकाल लो। अब 4 4 होते हैं, नॉन किंग 48, 3 किंग चाहिए हमको, 4C3। बाकी 7 निकाले थे, 4 क्या है, नॉन किंग है, तो टोटल 52 C7। नहीं तो प्लस, अगर ऐसा नहीं तो उससे ज्यादा। 4 किंग है, उसमें से चारों के चारों, इनमें से कोई भी 3, तो टोटल 52 C7। दिस प्लस दिस, वो कह रहे हैं एट मोस्ट 2 किंग्स। अब क्या पूछा है? एट द मोस्ट 2 किंग। इसमें 4 आ जाएंगे,
1 2 3 4 अच्छा 2 0 1 2 एट द मोस्ट टू किंग, मैक्सिमम टू किंग, टू Zero, किंग one, या two. उससे कम एक किंग, उससे कम जीरो किंग भी हो सकता है ऐसा। यस Four, सर C. कि 7 कार्ड निकाले कोई भी किंग ना हो, ज्यादातर होंगे ऐसे Four, केस, C, मोस्टली zero. होंगे ना। किंग जीरो है, केस किंग तो है ही नहीं कोई भी, Four, तो C, 4 सी zero. जीरो, तो सातों के सातों जो कार्ड है नॉन किंग है, तो 48 48 C 7 और टोटल 52 C 7 प्लस नहीं तो एक किंग 4 C 1 एक किंग तो 6 नॉन किंग को 7 कार्ड 4 निकाले, C1. एक किंग है 4C1 into 48. तो 6 नॉन किंग है 6 52 C 7 प्लस एक और बन रहा 4 है C 2 48 C5 और टोटल 52 C 7 दिस प्लस दिस, ठीक है। कैसा भी हो सकता है, 7 कार्ड निकाले आपने, नो किंग हो, कोई भी किंग ना हो सकता है। Yes. ये फर्स्ट आंसर यही तो होगा इसका। 4 C 0 किंग कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं का मतलब क्या है, सातों के सातों नॉन किंग निकले। किंग जो है ना उसमें से कोई नहीं आया हमारे, इसमें से सेलेक्ट ही नहीं हुआ कोई भी, तो किंग तो कोई भी नहीं है, तो 7 कार्ड बचे कहाँ से, इसमें से आए होंगे सातों कार्ड, और टोटल 52 C 7। जाएगा समझ? बताओ क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताओ क्या लिखा है? 52 cards उसमें से we have to select a hand of 7 cards, कोई भी 7 ले लो, उन 52 में से लेना है, उससे बाहर नहीं है ना। तो क्या ऐसा हो सकता है कि चारों किंग जरूर आ जाएं, हो सकता है? हो सकता है क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी, ऐसा होने के चांस क्या कम है? होगी बट 4 क्या होगा? 4 C4 किंग तो 4 होते हैं, बाकी 48 को हम कहते हैं 48 नॉन किंग कैटेगरी में डालते हैं। चारों के चारों किंग चाहिए उनको, तो इसमें से क्या सेलेक्ट करना है, चारों सेलेक्ट करना है। 4 C सेलेक्ट 4 सी कहते हैं कॉम्बिनेशन, इन चारों में से चारों सेलेक्ट होने चाहिए, 48 बाकी C 3 3 इसमें से सेलेक्ट कर लो, कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, और टोटल अगर हमने ऐसा करा कि 4 यहाँ से लिए 3 यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग दिस, इसको चूज करने के ये है अपॉन टोटल 52 C 7, ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्या है? At least three. एटलीस्ट 3 का मतलब 3 किंग या उससे ज्यादा क्या हो सकते हैं, 4 किंग, उससे ज्यादा बनेंगे नहीं है ना। दो केसेस है, या तो 3 किंग या 4 किंग। अगर किंग 3 है तो 4 4 C C3 3 बाकी 4 कहाँ से आए? 48 48 C अपॉन 52 C 7 प्लस चारों के चारों 4 किंग आ C रहे हैं। 4 जो 4 किंग है चारों के चारों ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, जब ही चारों किंग होंगे। बाकी 3 नॉन किंग है, तो 48 C 3 और टोटल 52 C 7 दिस प्लस दिस आंसर। नेक्स्ट 3 किंग्स और 2 क्वींस, बताओ कैसे करना है? 4 C 3 पहले ऐसी कैटेगरी बना लो, किंग होते कितने हैं? 4, क्वीन कितनी होती है? 4 और बाकी 44 ना तो किंग है ना क्वीन है। कैसे सेलेक्ट करना है हमको, वो उन्होंने बता रखा है कि 3 किंग सेलेक्ट करना है। यहाँ से तो किंग आ ही नहीं सकते तो सर ना, यहाँ से आ सकते। किंग कहाँ 4 से? C 3 कोई भी 3 ले लो, इन 4 कार्ड में से कोई भी 3 कार्ड ले लो, वो किंग ही रहना है। तो इन 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर लो, और 2 क्वीन चाहिए तो इनमें से कोई भी 2 कर लो। बाकी 7 में से 5 सेलेक्ट हो चुके, 2 यहाँ से सेलेक्ट कर लो, हो गया। ये सिलेक्शन हुआ भी हमारा, उसको प्रोबेबिलिटी निकालना 52 C 7 दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 3 किंग एंड 2 क्वीन एंड 2 नॉन किंग क्वीन, और प्रोबेबिलिटी में डिवाइड बाय टोटल 52 C 7। एक और रह गया था एट द मोस्ट 2 kings मानो आप बताओ कैसे करना है एट द मोस्ट 2 किंग। सर पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 0 किंग की, फिर 1 की, फिर 2 की, और ऐड करते हैं। एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा 2 किंग, तो 2 किंग वाला या उससे कम, 1 किंग वाला या उससे कम, 0 किंग वाला। 0 किंग का मतलब क्या हुआ? 4 C 0 किंग तो कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ यहाँ पर। 4 C 0 इनटू में 48 C 7। जब किंग नहीं है तो सातों के सातों नॉन किंग में से है, अपॉन 52 C 7 प्लस यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा? 4 C 1 एक किंग है और 6 नॉन किंग है ना, जब भी तो सिलेक्शन हुआ थी। एक किंग C 1 4 C 1 और 6 नॉन किंग 48 48 C 6 अपॉन 52 C 7 प्लस 2 4 किंग C 2 इनटू में 48 C 5 अपॉन 52 C 7। 7 ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। नेक्स्ट है 45।
मान लो कोई रेस है, उसमें 5 जने पार्टिसिपेट्स कर रहे हैं, हमने उनके नाम रख रखे हैं ABCD। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A इज फर्स्ट, B इज सेकंड, C इज थर्ड? ऐसा हो सकता है? 5 जने पार्टिसिपेट कर रहे होने को कोई भी फर्स्ट आ सकता है, A भी आ सकता है, B सेकंड आ सकता है। उन्होंने सिर्फ वो पूछा है कि A फर्स्ट आना चाहिए, B सेकंड और C थर्ड। ऐसा हो सकता है? तो उसके चांस क्या है? 5 वो बना लेंगे, मतलब क्या? सबके वो बना लेंगे, पहले ABCD फिर ACBD, जैसे वो वो तो बनाए थे बनेगा। उसमें। चलो एक बार हम ये देखते हैं, मान लो इस तरीके से करते हैं। क्या पहली पोजीशन पता है हमको क्या आना चाहिए? कौन आना चाहिए? वैसे 5 हैं, कितने टोटल पॉसिबिलिटी बनी? कोई मान लो रिजल्ट गए, मान लो किसी ने कहा भाई रेस हो चुकी है और ये आया भाई रिजल्ट, तो इस रिजल्ट से ये पता है कि फर्स्ट B आया, सेकंड C आया, थर्ड D। क्या ये अकेला रिजल्ट बनेगा? बहुत सारे बनेंगे ऐसे रिजल्ट। कितने टोटल रिजल्ट्स बनेंगे ऐसे? मान लो हमने कहा भाई कंप्यूटराइज प्रिंट करके दे दो हमको कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो कितने बनेंगे? पहले ए यहाँ पर कौन आ सकता है? 5 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी आ सकता है रेस में, अभी तो रेस स्टार्ट ही नहीं हुई। हम ऑप्शन काउंट करें यहाँ पर, ये भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है पार्टिसिपेट में 5। जो एक फर्स्ट आ चुका वो सेकंड नहीं आएगा। मान लो कोई भी एक आ चुका फर्स्ट, उसको हटा दो। यहाँ पर बचे हुए 4 में से कोई भी आ सकता है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, है ना? ये एक एक्स्ट्रा डिटेल। तो टोटल कितने बने? 120 केसेस बनेंगे। अगर ऐसे लिस्ट बनाने पड़े ना, ऐसे ABCD ऐसे, तो कितने बनेंगे टोटल? 120। उनमें से हम मान लो कंप्यूटराइज प्रिंटेड आ जाए तो हम छांट लेंगे, किसमें? A पहले नंबर पर, B फर्स्ट, सेकंड पर, C थर्ड पर। तो छांटने के लिए तो कंप्यूटराइज कौन निकालेंगे? थोड़ा ना, वैसे बता रहा हूँ टोटल कितने बने, ऐसे कितने रिजल्ट्स आएंगे टोटल? 120। उसमें से हमारा फोकस उन पर रहना चाहिए जब A फर्स्ट हो और कोई ना हो B सेकंड। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट पर सिर्फ A आना चाहिए और कोई नहीं आना चाहिए। ऐसे तो 4 केसेस बनेंगे अगर A फर्स्ट पर हो तो। जी साथ साथ A की बात थी, उन्होंने A का तो कह दिया फर्स्ट, B को भी फिक्स कर दिया कि सेकंड पर। अच्छा फिक्स पोजीशंस नहीं, उन्होंने कहा है ऐसे केसेस बताओ जब फर्स्ट पे A हो, सेकंड का भी उन्होंने कह रखा है B, थर्ड पर क्या हो? C। अगर वो फोर्थ पे D कहते, फिफ्थ पर E, तो एक ही तो केस होता वो, सर 2/120 है ना? फिर तो कुछ देखना ही नहीं था। अगर वो मान लो 3 का कहा है उन्होंने, चौथे के बारे में कहा हमको कोई मतलब नहीं, कोई भी आ जाए, लेकिन फर्स्ट में कंफर्म है क्या होना चाहिए? A। तो इस पे सिर्फ एक ऑप्शन होनी चाहिए हमारी कि A आएगा और कोई नहीं आ सकता यहाँ पर, नहीं तो हमारे इसमें फिट ही नहीं बैठेगा। तो इसकी एक ऑप्शन है। यहाँ पर क्या आ सकता है? सिर्फ सेकंड पर B चाहिए और कोई चाहिए ही नहीं, तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन। थर्ड पर क्या है? सिर्फ C के सिवा कोई चाहिए नहीं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन। यहाँ पर कोई भी आ जाए इन दोनों में से। यहाँ पर क्या आ सकता है? या तो D या E। तो जो एक आ चुका D यहाँ पर आ चुका, तो यहाँ पर तो एक ही ऑप्शन बचा है, इनको मल्टीप्लाई करें तो ऐसे 2 ही केसेस बनेंगे। लिख भी सकते हैं क्या? 2/120। A फर्स्ट, B सेकंड, C थर्ड, D E और एक और बनेगा ABCD। और कोई बनेगा नहीं। अगर A फर्स्ट आना चाहिए, B सेकंड, C थर्ड, ये तो 3 तो फिक्स हैं, C इनको तो चेंज ही नहीं कर पाएंगे। चेंज कहाँ पर हो सकता है? फोर्थ और फिफ्थ। ऐसा हो सकता है फोर्थ पर ही आ जाए तो फिफ्थ पर ये नहीं, तो फिफ्थ ये फोर्थ ये फिफ्थ, ऐसे 2 ही तो केस बने। कितने में से टोटल? 120 में से कितने बने टोटल? तो ऐसा हो सकता है, उसके चांस है अगर इसके आउट ऑफ एवरी 120, तो 2/120 या 1/60। ठीक है। सेकंड पार्ट इसी का कि A B C should be among us the first 3 and in the bracket they have written in any order। इसका मतलब क्या हुआ? सर ABC में कोई रैंडम ऑर्डर, किसी कहीं पे कोई फ्री हो सेकंड पर आ सकता है। कौन? उन्होंने कहा फर्स्ट सेकंड थर्ड सीट पर D नहीं आने चाहिए, A B C में से ही आने चाहिए, कोई भी आए ये मतलब नहीं, मैं D और E नहीं आने चाहिए। मान लो फोर्थ, बताओ क्या करेंगे फिर? उन्होंने इन 3 के बारे में क्या कर रखा है? कोई भी आ जाए, ऑर्डर नहीं कहा उन्होंने, ये नहीं कहा। पहले में तो उन्होंने ऑर्डर फिक्स कर दिया कि फर्स्ट पर सिर्फ पहले पर क्या है? A B C में से कोई भी, यहाँ पर क्या आएगा? इन तीनों में से कोई भी, जो एक आ चुका, फिर 2 में, तो 12/120। यहाँ पर कोई भी 2 फिर 1, तो टोटल कितने बने? 12 केसेस आउट ऑफ 120।
फिर तो क्या होगा हम इसका आंसर बताइए। ठीक है, जो ABCD वाला था उसे भी तो ऐसे कर सकते हैं कौन सा जो कर पहले तो करा सकते हैं, था। इसमें थोड़ा 5 है, 5 में तो बहुत ज़्यादा 120 नहीं लिख पाएंगे, वो तो 24 केसेस बने थे, लिख पाए वैसे थे। इसको इस कर तो सकते हैं अगर 120 केस लिखने का टाइम हो आपके पास तो। अब टोटल हमने क्या कहा उस है वाले को इस मेथड से उसमें दरअसल बहुत सारे क्वेश्चन थे, ए फर्स्ट बी लास्ट फिर बी जस्ट बिफोर एक ए। टेबल में सारे सॉल्व हो जाते हैं, रैंडमली हर एक को ले लेना है, पहले किसी को फिक्स लेते फिर बाद में कोई रैंडम ले लेते हैं, तो ऐसे पूरे केस बन जाता है। उसमें ए बिफोर बी था तो रैंडम में बी को आप ए बिफोर बी था तो क्या पता 4 थे ना, ए बिफोर बी यहाँ पर भी आ रहा है, ए बिफोर बी इसमें भी आ रहा है, ए बिफोर बी यहाँ पर भी आ रहा है, तो रैंडम फिक्स नहीं हो पाएंगे उसमें, ये था ना। इसमें फिक्स है कुछ। और ए बिफोर बी के बाद और भी कई आंसर थे, ए फर्स्ट बी लास्ट कई चीज़ थी ना, वो लिखने के बाद कुछ भी बदल टेबल बन जाएगा उसका। अच्छा हम बताओ पहले क्या करना है इसमें, सक्षम बताओ क्या करना चाहिए। सर फर्स्ट केस 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने रिजल्ट पॉसिबल है पहले तो वो फाइंड करना है। 5 पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कैसे पता चला भाई 5 first पार्टिसिपेंट कोई है, भी रिजल्ट का मतलब कोई कहीं भी आ सकता है। क्या लिख रहे हैं हम, पॉसिबिलिटी लिख रहे हैं, क्या क्या पॉसिबल है। फर्स्ट पर कौन आ सकता है, जब पार्टिसिपेंट है तो कोई भी आ सकता है, मानो फर्स्ट पे आओ यार, आप लास्ट पे क्यों आ रहे हो। 1 2 3 4 5 फर्स्ट पर इन 5 में से कोई भी आ सकता है, जो फर्स्ट पर आ चुका वो सेकंड Five, में वो नहीं आया। सेकंड पर नहीं आ सकता, तो वो four. वही नहीं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस, फिर 2 हाँ, चलेंगे, three. यहाँ पर 3 फिर 2 1 5 फैक्टोरियल करेंगे। टोटल 120 पॉसिबिलिटीज हैं, टोटल 120 रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स में से पहले केस में कौन से छांटने, हमको ऐसे रिजल्ट छांटने जब A B C फर्स्ट सेकंड थर्ड इस ऑर्डर में फिक्स। फर्स्ट पर फिक्स है A और कोई नहीं चलेगा, सिर्फ ए होना चाहिए और कोई चल ही नहीं सकता, तो एक ऑप्शन है ए का। यहाँ पर सेकंड को भी उन्होंने फिक्स कर रखा है, सिर्फ बी होना चाहिए और कोई नहीं चलेगा, तो एक ही ऑप्शन बची हमारे पास। थर्ड पर भी उन्होंने फिक्स कर रखा है, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। थर्ड पर वो केसेस जब सी आए, यहाँ पर उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, तो डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो जो यहाँ पर आ चुका बचा वो उसके एक ऑप्शन है। तो कितने केसेस बने, ऐसे 2 ही केस बनेंगे। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, ये फर्स्ट पर बी सेकंड, ये तो फिक्स है, चेंज इनमें होगा। ये लिखना आसान है तो लिख सकते हैं हम, 2 केसेस बने आउट ऑफ 120। नेक्स्ट कौन सा होगा भाई, तो हम बताओ सेकंड पार्ट पढ़ने का मीनिंग क्या है इसका। मींस दे हैव रिजर्व द फर्स्ट 3 शीट्स फॉर ए बी सी, कि इसमें डी ई का कोई रोल नहीं आना चाहिए, मतलब वो ना चाहे किसी भी ऑर्डर में, चाहे सी फर्स्ट आ जाए, चाहे ए आ जाए, चाहे बी आ जाए। और यहाँ पर बची अंडरस्टूड है 2 शीट से डी ई के लिए अवेलेबल है, तो यहाँ पर कोई भी तीनों में से आ सकता है, जो एक आ चुका फिर 2 फिर 1, तो 6 केसेस तो ये हो गए। यहाँ पर 2 तो टोटल 12 केसेस बने आउट ऑफ 120, तो 1/10 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था काफ़ी, इससे भी ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है अब तक में 46। देखो 2 स्टूडेंट्स अनिल एंड आशिमा अपीयर्ड इन एन एग्जाम। 2 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे, एक तो अनिल है एंड सेकंड इज आशिमा। अगर वो एग्जाम में रिजल्ट अपीयर कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है अनिल पास हो जाए, आशिमा ना हो, ये हो जाए, ये ना हो, दोनों भी पास हो, नन ऑफ देम, और तो कुछ बनेगी ना। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट अनिल विल क्वालिफाई 0.05। मान लो इसको ए लेते हैं, इसको क्या लेते हैं बी। प्रोबेबिलिटी कि अनिल पास हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.05। प्रोबेबिलिटी दैट आशिमा विल पास दैट इज क्वालिफाइड 0.10। दोनों बहुत वीक स्टूडेंट्स है ना, उसके पास होने की प्रोबेबिलिटी 5% है, इसकी क्या है 10%। प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई, प्रोबेबिलिटी बोथ का मतलब दोनों पास हो दोनों पास हो जाए, इंटरसेक्शन ए भी पास हो जाए साथ साथ एज वेल एज बी भी पास हो जाए, दोनों पास हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी और भी कम होगा 0.02। पहले तो हमको यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, कैसे निकालोगे यूनियन? सब पहले फॉर्मूला लगा ऑफ ए प्लस पी बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे लिखोगे ना। प्रोबेबिलिटी कि अनिल पास हो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है 0.05, इसके पास होने की 0.10। यूनियन नहीं पता हमको तो ए यूनियन बी निकालना है, दोनों पास हो रहे 0.02। इस सब में से ये माइनस कर दो तो 0.13 आ गया। क्या चीज आ गया 0.13? आपसे या तो अनिल पास हो ए गया, यूनियन आशिमा बी, पास इसमें हो से गया। कौन से केसेस है?
ए यूनियन बी, इन तीनों के आंसर को यूनियन बी कहते हैं। तो ये क्या हो गया 0.30, ठीक है। 13% क्या चांस है, कि दोनों या तो अनिल पास हो एक पास होगा या फिर या दोनों मिलाकर इन सारे केसेस को, तो दोनों के एक साथ फेल होने के चांस बहुत ज्यादा है ना, कि ये भी फेल हो रहा है साथ साथ ये भी, तो 0.87 हो गया, 0.87 टोटल 1 होता है, उसमें से अगर ये माइनस करा तो इसका आंसर क्या आएगा 0.87। 0.87। अब देखो 3 पार्ट का आंसर पूछा, तुम बताना कौन कौन सा होगा। फर्स्ट, बोथ अनिल एंड आशिमा will not qualify। 1 minus 0.13 0.87 which is 0.87. ये पता चल गया। Yes sir. बोथ का मतलब दोनों क्वालिफाई नहीं कर A पा not रहे हैं। हम कह रहे हैं intersection यहाँ A पर ये क्वालिफाई नहीं कर रहा, साथ साथ ये नन ऑफ देम इज क्वालिफाइंग भी कह सकते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉट क्वालिफाइंग, तो उसका आंसर क्या हो गया 0.87 तो निकल गया। नेक्स्ट, एटलीस्ट वन ऑफ देम is not qualifying the exam। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट टू में फर्स्ट टू आपकी इंग्लिश वीक है, इंग्लिश का ट्यूशन देख लो कहीं। वन ऑफ देम वो वाली इंग्लिश थोड़ी लिखा सुधार है, ये सर। हो जाएगी। ये तो पहले दो केसेस ही तो हुए। अच्छा कोई वो तो बात चला। हाँ हाँ सेकंड वाला ए यूनिट आपकी इंग्लिश इससे भी थोड़ी वीक है। ये क्वेश्चन तो इंग्लिश में बेस्ड है, अगर इंग्लिश आपकी इंग्लिश अगर इस लेवल की है तो आराम पहले से दो केसेस ये मैथ का क्वेश्चन है, इंग्लिश का ही है। मैंने भी तो वही बोला। क्या फर्स्ट टू केसेस और लास्ट वाला। लास्ट नहीं बोला था तो आपने, फर्स्ट टू केसेस लास्ट रिकॉर्डिंग हो रही है, ऐसा नहीं कह सकते आप। प्रूफ भी आपने फर्स्ट 2 केसेस कहा था, वो इसका मतलब समझ आ गया। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाइंग, कम से कम एक क्वालिफाइड ना करे, करे नहीं ना करे, एक क्वालिफाई नहीं कर रहा इसमें, एक क्वालिफाई नहीं कर रहा, और इन दोनों में इनमें एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट क्वालिफाइंग द एग्जाम, है ना। तो 1, 2 और 3, इस चीज को क्या कहते हैं सिद्धार्थ भाई? सर की दोनों का क्या उसका आंसर पता है? पता है 0.02 ना, तो है ना 0.02 इस चीज का आंसर है भाई, कि ए भी क्वालिफाई कर रहा है साथ साथ बी भी, दोनों पास हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.02 है। टोटल तो 1 होता है, 1 में से अगर इस 0.02 को हटा दें तो बचा 0.98, किस चीज का आंसर बचा वो? सेकंड Last one, 1, 2 and last. इसको अगर हटा दिया तो एक तो इसका बचा आंसर और इसका और लास्ट वाले है ना, 1 माइनस सेकंड पार्ट कह रहे हो, अच्छा ठीक है। तो ये 0.98 किसका आंसर आ गया भाई? सर उसका एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉट क्वालिफाइड। One of कम them is से not कम एक क्वालिफाई ना करे, एक या उससे ज्यादा क्वालिफाई ना करे, ये निकाल ले। एक क्वालिफाई यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ नहीं कर रहा, यहाँ लास्ट का बताओ। ओनली वन ऑफ देम विल फर्स्ट फर्स्ट 2 में ओनली एग्जैक्टली ओनली 0.98 माइनस इसका और इसका आंसर निकालना है। इसका आंसर पता है हमको 0.02, 0.98 माइनस 0.878। इन दोनों का टोटल क्या होगा 0.89, 1 में से माइनस कर दो इन 0.11 दोनों को, तो ये बच गया अपने आप। इसमें क्या लिखेंगे, 0.11 क्या केस है ये? कि ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द नॉट एग्जाम, क्वालिफाई। है ना। अगर वो नोट हटा दें तो तो ओनली वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई द एग्जाम, तो दिस प्लस दिस। तब अगर भी नोट सेम ही हटा होगा, अगर दें ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई तो अगर नोट हटा दें तो भी सेम। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जाम, ओनली वन ऑफ देम। ये दोनों का आंसर क्या होगा, इन दोनों का आंसर पता चल गया। 0.11 1 में से इसका आंसर 0.87 और 0.02 माइनस करके ये जो आंसर बचा वो आंसर है। याद है सबको समझ? ये पक्का है सबको? हाँ A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women.
बता सकते हो, इसमें तो बताना भी क्या है मेरा। सबसे मैं बताओ फर्स्ट का आंसर कैसे करना चाहिए। क्वेश्चन का मीनिंग आ गया समझ। टू मैंने आउट ऑफ दोज 4 कैंडिडेट्स से हमको एक कमेटी फॉर्म करना है जिसमें सिर्फ 2 पर्सन होने चाहिए। कितने में से? 4 में से। कैसा हो सकता है कि कोई भी मैन सेलेक्ट ना हो? Yes. हो सकता है दोनों की वुमेन, अगर 2 ही तो पर्सन सेलेक्ट करने हैं। अगर मैन कोई नहीं है तो मैन में से तो कोई नहीं आया। दोनों की दोनों वुमेन है तो 2C2 upon 4C2। आंसर ठीक है ना? हाँ जी। सेकंड पार्ट, 1 एक मैन है तो अंडरस्टूड एक वुमेन है। 2C1 दो सेलेक्ट करना है। into 2C1 upon 4C2। एक मैन है और एक वुमेन है और टोटल 4C2। दोनों के दोनों मैन हो जाए 2C2 into 2C0 upon 4C2। बोथ वुमेन So first वाला केस ये होगा 2C2 upon एक मैन और एक वुमेन। सेकंड वाला ये आंसर है, एक मैन और एक वुमेन। तो आ गया वो ऐसे ही। A bag contains 9 discs out of which 4 are red. Total 9 discs है एक बैग में। वो शेप साइज अलग अलग है, बस कलर डिफरेंट है। Out of those 4 are red, 3 are black, blue and 2 are yellow. They look identical है, identical बस कलर का फर्क है ना। 4, 3 और 2 कौन सा करा आपने? उसको आगे आपने तो कर रखा है उसको। उसको क्या आ दिया होगा जाके प्रैक्टिस के। मैं पूरा समझा दिया। हाँ बताओ 4 रेड है, 3 ब्लू है, 2 येलो। The discs are similar in shape and size. A disc is drawn. एक डिस्क निकालिए, 1 disc. Find the probability it is either red or blue. ऐसा हो सकता है वो डिस्क या तो रेड हो या ब्लू। हाँ, इसमें ऐड करेंगे। तो मान लो ये ए है, ये क्या है? ए। और ब्लू को क्या लिखेंगे? बी। तो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है हमको? ए और का मतलब यूनियन बी की। पहले ए में क्या चीज आएंगे? जो रेड है। रेड कितनी है? 4 आउट ऑफ टोटल 9। ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगा रेड होने की, है ना। बी में क्या है? ब्लू। ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी को बी ले लो। ब्लू कितनी है? 3 आउट ऑफ 9। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। हाँ सक्षम, क्या होगा इसका आंसर? Sir, 7 हाँ 7 by 9 4 हाँ 7 7/9। अब फॉर्मूला लगा लो, वो आंसर है। ठीक है, तब आपने गलत समझा है क्वेश्चन। सर समझ नहीं आया। आएगा नहीं कैसे? उठपटांग सर बता कुछ रहे है नहीं कॉपी से। मैंने आपसे पूछा, आपकी यस हुई जब ही मैं लिख पाया। जो आप गलत आपने समझाया इस बच्चे ने समझ नहीं लिया। अब इरेज कैसे करें? इसने गलत समझ लिया उसको। नेक्स्ट ईयर तो मशीन भी रख लेंगे इरेज करने वाली कि आपने गलत समझा उसको मिटा दो, सही इनपुट कर दें। नेक्स्ट ईयर तो मिल जाएगी, अभी नहीं है हमारे पास ऑप्शन। अब 7 कैसे कह रहे सर 4 आ रहा है। अब ध्यान को नहीं देता हर एक चीज को पढ़ने के 1 डिस्क 7 डिस्क वो दिख नहीं रहा। उससे क्या फर्क पड़ता है? वो 1 हो चाहे 7 हो। इंटरसेक्शन तो मुझे ये पता था तो उसको क्या होता है इंटरसेक्शन? एक बार सर इसको पता है इंटरसेक्शन? ए एंड बी, मतलब ए और हिंदी वाला ए एंड बी दोनों दोनों जिस तो एक ही लेनी हमको, बोलनी पड़ेगी इसके सिलेक्ट करने से। सर इसमें 0 आएगा ना ऐसे? नहीं, जिस तो एक लेनी आप 2 बता रहे हो। सर मैं ए एंड बी का मतलब बता रहा हूँ, इसमें 0 आएगा, फिर 0 में आएगा। क्या कारण है 0? सर क्योंकि ये दोनों आ ही नहीं सकता डिस्क एक ले रहा। क्यों नहीं आ सकता? सर क्योंकि एक डिस्क निकाल रहे हैं तो वो रेड हो गया, फिर वो ब्लू। हाँ ब्लू। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती भाई। 7 थोड़ी ना होगा। आपने 7 कैसे समझ लिया? आप बहुत खुश नजर आए 7 आंसर। बहुत खुश थे, आपका चेहरा पढ़ने वाला था। कुछ अपना माइंड भी यूज कर लिया करो यार। क्या होगा ये? 0 ए भी होना चाहिए। ए का मतलब रेड भी होना चाहिए। वो डिस्क जो ए की सिलेक्ट करा है, साथ साथ वो
ब्लू भी होना चाहिए, या तो रेड होगी या ब्लू होगी, दोनों है ही नहीं ऐसा, तो 0 आउट ऑफ 9। अब फॉर्मूला लगा के जो आंसर आएगा साइलेंट कर क्या अरे टैक्सी वाले में हाथ में किया मुझे पढ़ना भैया आपके Yes, yes. Die is thrown again and again until a 6 मानो Yes, sir. Right. Infinite, sir, Sample infinite. space. Yes, sir, And the infinite. infinite. Yes, sir. क्या इनफाइनाइट? Infinite होगा ना? Probability. Sample space Sample इसको सर हो सकता है Sample sample space space बाद है, infinite. हो सकता है 10 12 नंबर्स के बाद 6 नहीं, मान लो सैंपल स्पेस लिखना है तो स्टार्ट तो करेंगे कहीं ना कहीं से। सर 6 Sir, 1 6 2 भाई एक डाई को जब तक थ्रो कर रहे हैं जब तक 6 ना आ जाए, ऐसा हो 1 सकता है 6 कि पहली डाई पर 6 आ 1 जाए, 2 3 4 5 6 पहली डाइस पर 6 आ जाए फिर थ्रो ही नहीं फिर करना। नहीं। नेक्स्ट 6 सेकंड डाइस पर आ सकता है, उसमें 5 केसेस बने। सेकंड डाइस सेकंड नंबर जब पहुंचा जब 6 नहीं आया, है ना, जब भी 6 आ गया खेल खत्म है। कहने का मतलब अब मान लो या तो 6 पहली बार आ सकता है, नहीं तो 6 दूसरी बार आ सकता है। दूसरी बार अगर 6 आया तो इसका मतलब पहली बार 6 नहीं आया तो 1 भी आ सकता है। 6 आया तो 2 के साथ 6 3 6 4 6 5 6 6 नहीं होगा, नहीं, 6 हुई ना होगा। 6 नहीं होगा क्योंकि पहली पर 6 नहीं आया जब ही तो दूसरी बारी आई, तो ये नहीं हो सकता, ये होंगे। 6 कहाँ पर आ सकता है, तो पहली थ्रो में 6 आ गया तो गेम ओवर, नहीं तो गेम ओवर कब हो गया, दूसरी थ्रो में कब हो सकता है, अगर 1 6 आ जाए तो भी आगे नहीं चलेंगे, 2 6 आ जाए तो भी नहीं चलना, 3 6 पर नहीं, 4 6 नहीं, 5 6 नहीं तो 6 तीसरी पर आएगा। 1 1 6 1 तीसरी पर तो सारे केसेस नहीं लिख बहुत सारे पाएंगे। होंगे। इस पर 6 है तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 के फिर 2 के साथ 2 1 6 2 2 6 डैश इंफिनिटी ऐसे लिखना है इसका सैंपल स्पेस, ठीक है ना। सर ये दिखाना होगा सामने। ये ठीक ये है, लिख के भी दिखाना होगा। ऐसे लिखना है पूरा, फिर डैश डैश इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस सैंपल स्पेस। हाँ बस सैंपल स्पेस लिखना है इसमें। एक कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन इज टॉस्ड तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है, और तो कुछ आ ही नहीं सकता। क्वेश्चन ये, किसी कॉइन को टॉस करा, अगर हेड आए तो एक डाई थ्रो करना है, क्या करना है, एक डाई, एंड इफ टेल कम्स देन we draw a ball from a box which contain 2 red, 2 रेड बॉल है उसमें और 3 ब्लैक बॉल है। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, बताओ। सर H1 H2 H3 H4 अगर हेड आया तो डाई H6 थ्रो करा, डाई पर एक केस नहीं 6 केसेस हो 6 सकते हैं, cases तो होंगे। हेड के साथ 6 केसेस आएंगे, और हेड टेल के 1 साथ वो हेड 2 हेड हेड 3 3 हेड हेड 4 4 हेड 5 5 हेड हेड 6 6 और कुछ नहीं करना। अगर हेड आया तो आगे भी करना है, क्या करना है, डाई थ्रो करा तो 6 पॉसिबिलिटीज है, हेड के साथ 1 हेड 2 हेड 3, ये तो इसका आंसर फिनिश हो गया। टेल आया तो तो एक ball है। TR2 टेल आया तो क्या पता एक बॉल या तो TR1 आए, नहीं तो TR2, नहीं तो TB1 TB2 B2 TB3, और कुछ बन ही नहीं सकता ना। यस सर बस यही लिखना है इसका सैंपल स्पेस। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। यस आगे सब समझिए। यस सर फर्स्ट एक्सप्रेस नेक्स्ट, An experiment consists of rolling a die. डाई रोल की, क्या करा हमने, Die तो क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या आ सकता है, सर 7 आ सकता है, नहीं आ सकता, 1 आ सकता है, हाँ, 1 आ सकता है। जो आ सकता है पहले वो लिख दो। अगर डाई को रोल करा तो इनमें से कुछ आया होगा। उन्होंने कहा अगर इवन नंबर आए, इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन देन ए कॉइन इज टॉस्ड। इवन नंबर आया, यहाँ पर एक कॉइन को टॉस करना है, और भी कहीं इवन नंबर है 4 यहाँ। और 6 इसमें भी एक ही कॉइन को टॉस करना है। अगर दोबारा एक और इवन है, इन इवन केसेस में क्या करना है, एक कॉइन को टॉस करना है। और अगर ओड नंबर आए
देन कॉइन को 2 टाइम टॉस करना है। कितनी बार टॉस करना है? इसमें एक बार नहीं, कितनी बार करा? 2 बार। इसमें भी 2 बार। ये ऑड नंबर वाले में 2 बार करना है, इवन में 1 बार। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस? बहुत सिंपल है। 1 के साथ क्या है? 2 बार टॉस करा तो 1HH 1HT 1TH 1TT, और कुछ बन ही नहीं सकता। 3 के में 2 बार टॉस करना है, ये बनेंगे 3HH 3HT 3TH 3TT, और कुछ बनेगा नहीं। 5 के साथ 5HH 5HT 5TH 5TT। अब इवन नंबर में एक ही बार टॉस करना है, 2H तो 2 के साथ या तो H आ सकता है या T, और कुछ होगा नहीं, एक ही बार टॉस करना है। 4H 4 में भी एक बार टॉस करना है, तो 4H 4T। 6 वाले में भी एक बार करना है, 6H 6T। इसके सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो ये सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब ऑल द पॉसिबिलिटीज, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो सारा क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो यही हो सकता है सैंपल स्पेस इसका। नेक्स्ट सर नोट में करेक्ट करना, उसमें ट्वाइस लिखा है। A coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown. If the die shows even number, the die is thrown again. Find the sample space. क्या मतलब? सर तो A coin is tossed. तो या तो हेड आ सकता है या टेल। टेल के बारे में तो उन्होंने कहा कुछ मत करो। टेल आया तो कुछ नहीं करना, टी अकेला रहेगा। लेकिन हेड आया तो क्या करा? A die is thrown. If the die shows an even number, the die is thrown again. Die को दोबारा कब थ्रो करना है? अगर इवन नंबर आएगा तो 2 4 6 फिर इवन आया तो दोबारा ओड नंबर पे कुछ नहीं करना। इवन नंबर आए तो डाई को दोबारा थ्रो करना है। तो H के साथ बताओ क्या आएगा? H1 होगा, H2 पहले H2 H3 H4 H5 H6। इवन नंबर अगर आ रहा है जैसे इस केस H2 में एक और बार होगा। इसमें H2 इवन नंबर है तो डाई को अगेन थ्रो करना है। H के साथ अगर इवन नंबर है तो दोबारा डाइस को थ्रो करना है। H6 में दोबारा करना है। इस केस में कुछ नहीं करना, ठीक है ना? उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है अगर इवन नंबर आए तो डाई को दोबारा थ्रो करना है, ओड नंबर पर कुछ नहीं करना। तो क्या हुआ? H1 कुछ नहीं होगा आगे, H3 कुछ नहीं होगा आगे, H5 कुछ नहीं होगा, और टेल अकेला है। इस केस में कुछ नहीं करना। ये तो एलिमेंट्स होंगे होंगे। अगर यहाँ पर कितने एलिमेंट बने? 6। उनसे H2 1 H2 2 H2 3 H2 4 H2 5 H2 6 H4 1 H4। ऐसा ही इसमें H4 आया इवन नंबर तो डाई थ्रो करा 1 H4 2 H4 3 H4 4 H4 5 H4 6 H6। इसमें भी H6 1। अब बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हो गए टोटल? कौन कौन से एलिमेंट हो गए? तो 6 तो ये है और 6 ये और 6 18 ये। एक ही अकेला 19 20 21 22 25 कौन कर? नहीं सर, बिकॉज़ अगर हम उनको 6 काउंट करें फिर किनको? 6 3। अच्छा नहीं, क्या इसके सिवा हो सकता है कुछ? मैंने डबल ही किया। जिससे वो H2 हुआ था उसको दोबारा क्या कहते हैं डाइस को रोल नहीं करेंगे। देखो H आ गया, हेड आया, हेड आया तो डाई थ्रो करा। डाई पर ये केसेस हो सकते हैं, हर एक केसेस में दोबारा थ्रो नहीं करना। किस केस में दोबारा थ्रो करना है? मतलब इवन आया, इवन तो 2 आया, H आया पहले फिर 2 आया, इवन आया तो डाई को थ्रो करा। डाई को थ्रो करा तो H2 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 6। अब जैसे सर H2 हाँ, सर, इवन उसे आया अकेला अब नहीं दोबारा हाँ, नहीं, नहीं, अकेला काउंट नहीं उसमें उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने H2 कहा काउंट होगा किस केस में? 25 आएंगे अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि दोबारा इवन नंबर है। उन्होंने फर्स्ट केस में कह दिया बस अगर डाइस पर इवन नंबर आए तो डाई को एक बार और थ्रो करना है, एक बार। सर मैं कह रहा हूँ कि H2 को काउंट करेंगे एक केस, लाइक अबे क्यों? वैसे 22 है, H2 H3 और H6 नहीं होंगे ना काउंट। होगा ना H2 H2 2 भी होगा, तो बस H6 नहीं H2 नहीं होगा, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। H4 भी नहीं होगा, H6 अगर H आए 2 आए तो रुकना है या कुछ करना है? दोबारा रोल करना है। तो दोबारा रोल करके क्या आया? H2 के साथ क्या आ सकता है? बस H2 नहीं होगा, तो H2 इसका एलिमेंट नहीं है। H2 H4 नहीं है इसका, H6 नहीं है। सर इस केस में कुछ नहीं करना, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, इसमें नहीं।
अगर H2 आया तो रुकना नहीं, आगे थ्रो करना है। थ्रो करना है तो क्या आ सकता है, कुछ तो आएगा। क्या आया होगा कुछ, H2 नहीं छोड़ना, H2 उन्होंने 2 आने के बाद रुकना नहीं है, डाई को दोबारा थ्रो करना है। दोबारा में यहाँ पर 1 आ सकता है, नहीं तो 2 3 4 5 6, तो ये 6 एलिमेंट्स होंगे इसके लिए। H4 आया तो क्या करना है, एक बार और थ्रो करना है, H4 के साथ थ्रो किया तो 1 2 3 4 5 6। H6 आया तो ये कितने 21 केसेस बनेंगे ना, ठीक है ना। वो नहीं करना, H2 आया तो उन्होंने कह रखा है इवन नंबर आए तो दोबारा थ्रो करो, इवन ना आए तो मत करो कुछ भी। अब प्रोबेबिलिटी काफ़ी तो हो गया 70%। आप या तो पानी पीने आते हो या जाने के लिए आते हो। मैंने तो खा ही नहीं था। किसने कहा जाए, आवाज़ तो आपकी थी यार। वो उसके नोट्स तो हैं नहीं, ठीक नहीं थी सर वो आपसे एक क्वेश्चन नंबर लिख लो एक बार सारे, वो ट्राई करना मैं अच्छी नहीं समझ गया। थोड़ा ईमानदारी से 1-2 महीने रह गए, ईमानदारी से पढ़ लो, बढ़िया रहेगा। लास्ट में सर लास्ट उसको आपने टेस्ट में लिया था करना। अगली बार एक तो लिखो 1 से लेकर सीक्वेंस सीरीज के मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा आपको। जो पिछली क्लास में कराए थे वो मत देना, वो वाली आज जो क्वेश्चन करें वो लिख लो। 12 13 14 बीच में एकदम 14 ये क्वेश्चन करें हमने, ये रह गए 15 से 33 तक। सर ये ऐसी है जो ये रहेगा। सैंपल स्पेस वाली वैसी है? वो आसान है वैसे, जो अभी बचे हुए हैं वो आसान है। तो सर नेक्स्ट क्लास में आएगा। नेक्स्ट क्लास सर डेरिवेटिव्स लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वो भी आ रही सप्लीमेंट्री वाली। 5 मिनट लगते हैं सप्लीमेंट्री, हाँ वो आसान है। 5 मिनट 30 मिनट नहीं लगेगी। तो सर नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव्स को ये प्रॉब्लम कल कितने बजे आ सकता हूँ? 4:60 कभी क्या करना है बताओ, कौन से